था कि महिपाल के शरीर से निकलने वाली शक्तियां केवल लेवल 1 युद्ध सम्राट की महसूस हो रही थी। फायर ग्लास शहर के महामहिम सम्राट के रूप में उसकी शक्तियां कम से कम युद्ध सम्राट लेवल 5 की होनी चाहिए थी। चूंकि ऐसा भी हो सकता था कि महिपाल ने अपनी शक्तियों को दबा रखा हो, तो आर्यन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब उसने शिशुपाल को देखा तो उसका संदेह और गहरा हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। आर्यन ने उसे पहली बार तब देखा था जब वो सिंह परिवार में उसके दादाजी को चुनौती देने आया था। उस समय उसकी शक्तियां लेवल 9 युद्ध बुजुर्ग की थी। हालांकि जब उसने उसे महल में प्रवेश करते देखा तो उसकी शक्तियां सिर्फ लेवल 6 युद्ध बुजुर्ग की थी। यह उसके लिए बहुत अजीब था। इसके अलावा शिशुपाल के महल में आने के बाद से वो एक बार भी फिर नहीं दिखाई दिया था। यही कारण था कि आर्यन को पहले से ही कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा था, लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि महिपाल ही शिशुपाल होगा। दूसरी तरफ शिशुपाल का गुस्से में बुरा हाल हो चुका था। मुघल उसका एकमात्र बेटा था जिसकी शक्तियां उच्च स्तर की थी। वो उसका घमंड था, मगर आर्यन ने उसके उस घमंड को टुकड़ों में बदल दिया था। वो 16 साल से छिपा हुआ था ताकि वो एक ही बार में पूरे फायर ग्लास शहर को अपनी शानदार उपलब्धि से चकित कर सके। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जैसे ही वो बाहर आएगा आर्यन उसे मार डालेगा। वो पागल होने वाला था। अब उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उनकी सारी योजना पर पानी फिर चुका था। वो महामहिम का साथ देकर अपनी स्थिति को बेहतर करना चाहता था, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो चुका था। आह आह आह, शिशुपाल ने गर्जना की। आर्यन, मैं तुम्हें मार दूंगा। आर्यन तिरस्कार से हंसा। हाँ, हर कोई यही कहता है कि वो मुझे मार देगा, और आमतौर पर जो लोग मुझसे ऐसी बातें कहते हैं वो अंत में मेरे हाथों से मारे जाते हैं। वैसे शिशुपाल, अब जब महामहिम यहाँ नहीं है तो मुझे इनाम कौन देगा? आखिर मैं शाही भोज में पहले स्थान पर आया हूँ, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो बुजुर्ग सांगरा की ओर मुड़ा और बोला, बुजुर्ग सांगरा, क्या आप मुझे अपना शिष्य बैज देने का कष्ट करेंगे? बुजुर्ग सांगरा ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और सीधे अपनी छाती से एक बैज निकाला और उसे आर्यन की ओर फेंक दिया। आर्यन, ये रहा तुम्हारा इनाम। इसके तुरंत बाद बुजुर्ग सांगरा ने अमर का हाथ पकड़ा और मुड़कर वहां से जाने लगा। तभी शिशुपाल जोर से चिल्लाया, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? बुजुर्ग सांगरा का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। वो आंस ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था। एक तो शाही परिवार ने उनके कट्टर दुश्मन रक्त शोधन संप्रदाय से पहले से ही हाथ मिला रखा था, बल्कि वो तो उनकी एक शाखा थी। दूसरा कि वो आर्यन से बेफालतू में कोई दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते थे। शिशुपाल, इतनी हिम्मत है? वो मुड़ा और शिशुपाल को देखते हुए बोला। आर्यन ने उनकी लड़ाई की परवाह नहीं की, लेकिन वो विहान की ओर मुड़ा और उससे कहा, आज सिर्फ तुम ही हो जो मेरे पक्ष में खड़े थे। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुमने सही इंसान को चुना। ये लो, ये तुम्हारा इनाम है। शिष्य बैज मिलने के बाद उसने तुरंत उसे विहान की ओर फेंक दिया। जब शिष्य बैज हवा में उड़ रहा था, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, विहान, अगर तुम इस शिष्य बैज को लेते हो तो इसका मतलब होगा कि तुमने मेरा साथ दिया है, सिंह परिवार का साथ दिया है। इस तरह तुम सम्राट महिपाल और शाही परिवार के खिलाफ जाओगे और इससे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खतरा भी हो सकता है। तो एक बार ध्यान से सोच लेना। उसकी बात खत्म होने से पहले ही विहान ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाकर शिष्य बैज को पकड़ लिया। यंग मास्टर, आज से मैं आपके साथ हूँ और मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। उसे शिष्य बैज लेते देख आर्यन अपने दिल में मुस्कुरा दिया। तभी उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, आर्यन, बधाई हो, तुमने शाही भोज में प्रथम स्थान हासिल करने का मिशन पूरा कर दिया है। आर्यन, मिशन पूरा करने पर तुम्हें 3 लाख ही एक्सपी पॉइंट्स, 10,000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 1,000 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। वो उत्साहित था। केवल एक मिशन को पूरा करने से वो एक विशेष पुरस्कार प्राप्त कर पाएगा जो ड्रैगन स्लेयर के मिशन से संबंधित था। आर्यन, तुम्हें विशेष पुरस्कार के रूप में ड्रैगन स्लेयर की खोज मिशन के बारे में एक सुराग मिला है, शाही मंदिर का सुराग। क्या शाही मंदिर? आर्यन का दिल बैठ गया और उसने सोचा, ड्रैगन स्लेयर का दूसरा आधा हिस्सा शाही मंदिर में है। हाँ, अब मुझे और चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिशन पूरा होने के साथ उसे ड्रैगन स्लेयर के दूसरे अधूरे हिस्से के बारे में सुराग मिल चुका था।
अब आर्यन का अगला कदम जल्द से जल्द उसे प्राप्त करना था। फिर वो शिशुपाल की ओर मुड़ा और कहा, शिशुपाल अब तुम्हारी बारी। हुँ? हाँ हाँ हाँ, शिशुपाल जोर से हंसा और कहा, क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? आर्यन, क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम आज रात यहाँ से जा सकते हो? अभी तो तुम्हें बहुत हिसाब चुकता करना है। वो अपने बेटे के हर टुकड़े का बदला उसे टुकड़ों टुकड़ों में काट कर लेना चाहता था। वैसे अब तक तुम्हारा सिंह परिवार पूरी तरह से दुनिया से गायब हो चुका होगा। महल के बाहर से आने वाली लड़ाई की आवाजें बंद हो चुकी है। इसका मतलब है कि तीनों स्तंभ और रत्नसिंह अपने मिशन में कामयाब रहे हैं। सिंह परिवार में एकमात्र जिंदा इंसान तुम बचे हो, लेकिन अफसोस, तुम भी जल्द मेरे हाथों मारे जाओगे। तुम्हारा सिंह परिवार खत्म हो चुका है। तुम्हारी शक्तियां मेरे आगे एक मच्छर जितनी हैं, फिर तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? हाँ हाँ हाँ, उसने हंसते हुए कहा। आर्यन के लिए आज रात एक जाल बुना गया था। महल के बाहर 3 स्तंभ थे और महल के अंदर रक्तशोधन संप्रदाय के योद्धा थे। बहुत पहले ही सम्राट महिपाल ने आर्यन के लिए एक जाल बुन दिया था। सम्राट महिपाल को एक जरूरी काम था, तो उसने शाही भोज में शिशुपाल को उसका भेष बदलकर जाने के लिए कहा था। लेकिन शिशुपाल को नहीं पता था कि वो जरूरी काम किया था। जिस वक्त उसने बोलना खत्म किया, तभी एक रक्षक भागते हुए अंदर आया और शिशुपाल के कान में कुछ फुसफुसाते हुए कहा। शिशुपाल का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें आर्यन की ओर देख रही थी और वो जोर से रक्षक पर चिल्लाया, तुम्हारा क्या मतलब है? उसी समय आर्यन हंसा। क्या हुआ शिशुपाल, किसके मरने की खबर आई है? फिर आर्यन ने तेज आवाज में घमंड से कहा, क्या तुम लोग वास्तव में तीनों स्तंभ के साथ मिलकर सिंह परिवार को खत्म करने का सपना देख रहे थे? हाँ हाँ। शिशुपाल का गुस्सा भड़क उठा। उसकी आवाज गुस्से से कांप उठी जब उसने गंभीरता से कहा, आर्यन, तो तुम पहले से ही तैयार थे। तुमने झूठी खबर फैलाई कि सिंह सेना खत्म हो चुकी है और गुप्त रूप से शहर में उन्हें घुसा दिया। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इस समय सिंह सेना ने शाही महल को पहले से ही चारों ओर से घेर लिया था। सिंह परिवार की जगह तीनों स्तंभ और रत्नसिंह की सेना खत्म हो चुकी थी। इरा की आंखें कांप उठीं और उसने कहा, चाचा जी, आपने क्या कहा? मेरे पिता वो हार गए हैं? हाँ हाँ हाँ, आर्यन बेतहाशा हंसा और कहा, इरा, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मेरे सिंह परिवार को खत्म कर सकता है? न केवल तुम्हारे पिता हार गए, बल्कि तुम्हारे पिता की सेना भी मार दी गई है। जिस क्षण से रविकांत ने मेरे दादाजी को घायल किया था, मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारे परिवार से इसकी कीमत वसूल कर रहूंगा। कीमत मौत है। इसके तुरंत बाद आर्यन ने शिशुपाल की ओर देखा और हंसते हुए कहा, शिशुपाल, अगर तुम नहीं होते तो मेरे दादाजी कभी जबरदस्ती युद्ध सम्राट की शक्तियों को जारी नहीं करते और गंभीर रूप से घायल नहीं होते। मैं तुमसे पाई पाई का हिसाब लूंगा। सिंह सेना ने पहले ही शाही महल पर कब्जा कर लिया है, तो अब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ हाँ हाँ, आर्यन ने आगे कहा, शिशुपाल, बेहतर होगा कि घुटने टेक दो और मेरे सामने झुक जाओ। मैंने अभी तक शाही परिवार से किसी को घुटनों के बल नहीं बिठाया है, तो मैं इसका आनंद लेना चाहता हूँ। आह, शिशुपाल का गुस्सा भड़क उठा। आर्यन, तुम बहुत घमंडी हो। मैं तुम्हारे इस घमंड को चकनाचूर कर दूंगा। आर्यन ने कहा, घमंडी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि मैं घमंडी हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो क्या हुआ अगर सिंह सेना ने महल को घेर लिया है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिंह सेना आएगी और तुम्हें मुझसे बचा लेगी? उनके यहाँ आने से पहले ही तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, शिशुपाल ने गंभीरता से कहा। और भागने के बारे में तो भूल जाओ। रक्तशोधन संप्रदाय के योद्धाओं, सुनो, इसे मार डालो। हाँ हाँ हाँ, अचानक भयानक हंसी की आवाजें गूंजने लगी और अगले ही पल रक्तशोधन संप्रदाय के 18 से ज्यादा योद्धा महल के हर कोने से बाहर निकले और उन्होंने आर्यन पर अंदरूनी शक्तियों से दबाव डाला। वो सभी युद्ध बुजुर्ग स्तर पर थे। दबाव एक पहाड़ की तरह था जो भारी रूप से कुचल रहा था। आर्यन हिलने डुलने में असमर्थ था। वो दबाव से कुचले जाने की इस भावना से सबसे ज्यादा नफरत करता था। ये उनके स्तरों के बीच अंतर की वजह से था। कौन मेरे मास्टर को छूने की हिम्मत करेगा? अंधेरे से एक सफेद छाया बाहर निकलकर आई। यह कोई और नहीं बल्कि स्नो व्हाइट था।
उसने आते ही अपना खूनी मुंह खोला और रक्त शोधन संप्रदाय के एक योद्धा को निगल लिया। एक अतुलनीय रूप से क्रूर सफेद वुल्फ आर्यन के बगल बगल में आकर खड़ा हो गया और उसने एक उग्र गर्जना की। साथ ही अपनी डिवाइन बीस्ट शक्तियों को बाहर निकाला। फिर उसने एक दबंग तरीके से कहा, कौन मेरे मास्टर को छूने की हिम्मत करेगा? कौन? अगर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है तो मेरे सामने आ। स्नो व्हाइट के दबंग अंदाज को देख रक्त शोधन संप्रदाय के योद्धा तुरंत पीछे हट गए और उसके शरीर से निकल रही डिवाइन शक्तियों के दबाव की वजह से उन्होंने मुंह से खून थूका। डिवाइन बीस्ट स्वर्ग संप्रदाय की तीनों बहनें वर्षा, मेघा और तारा सबसे ज्यादा हैरान थीं। जिस जानवर को वो एक प्यारा सा कुत्ता समझती थी वो असल में एक डिवाइन बीस्ट था। स्नो व्हाइट वास्तव में एक डिवाइन बीस्ट है। मुझे यह पहले क्यों नहीं पता चला? तारा ने हैरानी और खुशी के मिले जुले भावों के साथ कहा। शिशुपाल का दिल जल रहा था। आर्यन के पास सभी अच्छे सामान, डिवाइन आर्टिफैक्ट, डिवाइन स्टेज की तकनीकें, फीनिक्स एंजल और एक विशाल ड्रैगन के अलावा एक डिवाइन बीस्ट वुल्फ भी था। वो उससे नफरत करता था। फिर उसने गुस्से में अपने दांत कस लिए। उसकी मुट्ठियां भिंच गई थी और उसके शरीर में बिजली के झटके की तरह शक्तियां बहने लगीं। मुझे उस दिन तुम्हें मार देना चाहिए था, वो बुरी तरह से चिल्लाया। यह सब मेरी गलती है कि मैं नरम था। आर्यन की नजर भयावह हो गई और उसने कहा, तो वो व्यक्ति जिसने मेरा ड्रैगन ब्लड निकाला और मेरी नस और पंसलियों को तोड़ दिया, वो तुम थे? हाँ, शिशुपाल बेतहाशा हंसा। तब मैंने महामहिम के कहने पर वो सब किया था और आज मैं तुम्हें खुद मारूंगा। अब वो अफसोस से भर गया था कि उसने उसे उसी दिन क्यों नहीं मार दिया था। उस समय सम्राट चाहते थे कि पूरा फायर ग्लास शहर कचरे का एक टुकड़ा बनाने के लिए सिंह परिवार का मजाक उड़ाए, इसलिए उन्होंने उसे आर्यन को जान से न मारने के लिए कहा था। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कुछ साल बाद आर्यन उनकी नाक में दम कर देगा। शिशुपाल ने बोलना जारी रखा, हाँ, केवल तुम ही नहीं, अब तक तुम्हारे सिंह परिवार के जितने भी ड्रैगन स्पिरिट योद्धा मरे हैं, उन सब की मौत के पीछे मेरे शाही परिवार का हाथ है। और तुम्हारा ड्रैगन गॉड, वो भी हमारे शाही परिवार के अपरिहार्य जाल सामरिक गठन में फंसकर मारा गया था। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि वो वास्तव में ड्रैगन स्लेयर को 2 हिस्सों में विभाजित करने के लिए अपनी अंतिम सांस का इस्तेमाल करेगा। सिंह परिवार को पूरी तरह से खत्म करने के लिए शाही परिवार ने इतनी सारी चालें चली थी। किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उन सभी कामों के पीछे शाही परिवार का हाथ था। उसी समय शिशुपाल अचानक चिल्लाया, शाही सेना कहाँ है? हाँ। तभी पूरी तरह से हथियारों से लैस सुनहरे कवच पहने बख्तरबंद योद्धा सभी दिशाओं से बाहर निकल आए और वो एक स्वर में चिल्लाने लगे। उनकी आवाजों ने आसमान को हिलाकर रख दिया था। शिशुपाल ने अपनी स्वॉर्ड निकाली और आर्यन की ओर इशारा किया और कहा, मार डालो। उसी समय आर्यन ने भी चिल्लाकर कहा, मार डालो। अरुण ने अपनी तलवार निकाली और एक लाल कपड़े को प्रकट करते हुए अपने दाहिने हाथ के कवच को फाड़ दिया। यही वो समय था जब शाही सेना के आधे लोगों ने लाल कपड़े को प्रकट करते हुए अपने दाहिने कंधे के कवच को फाड़ दिया। मार दो। आह नहीं, अरे क्यों? मुझे क्यों मार रहे हो? 1 मिनट से भी कम समय में आसपास के शाही सेना के 300 से 400 सैनिक मारे गए। किसी ने नहीं सोचा था कि शाही सेना, शाही परिवार की सबसे बड़ी ताकत में सिंह परिवार के लोग होंगे। क्या चल रहा था? एक पल के लिए शिशुपाल कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे सका। आर्यन मुस्कुराया, क्या तुम्हें लगता है कि सिंह परिवार में सभी पागल हैं? क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिंह परिवार के लोग इतने सालों से तुम्हारी दया पर जी रहे थे? अगर यह सिंह परिवार की वफादारी और तुम्हारे बुजुर्गों को दी गई जबान का सवाल नहीं होता, तो तुम्हारे शाही परिवार को कुचलना मेरे सिंह परिवार के लिए एक चींटी को कुचलने जितना आसान होता। यह तुम्हारा शाही परिवार था जिसने अपनी ज़बान तोड़ी और आज तुम्हारे शाही परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आर्यन का हर एक शब्द हत्या के इरादे से भरा हुआ था। इस बिंदु पर आर्यन बिल्कुल भी दयालु नहीं बनेगा और शिशुपाल ने जो कुछ कहा उससे वो शाही परिवार को और भी अधिक मारना चाहता था। वो निश्चित रूप से उन्हें कोई भी मौका नहीं देगा।
अच्छा अच्छा अच्छा। शिशुपाल की आंखें भयावह हो गईं और वो बुरी तरह हंसा और कहा, मैंने सब कुछ गिना, भले ही मैंने तुम्हें याद किया हो, तुम वास्तव में मेरी अपेक्षाओं के विपरीत निकले। लेकिन यह दुनिया केवल शक्तिशाली लोगों का सम्मान करना जानती है। तुम सिर्फ कचरे का एक टुकड़ा हो जिसके पास ना तो ड्रैगन ब्लड है और ना ही उच्च स्तर की शक्तियाँ। जब शिशुपाल ये बोल रहा था तो अचानक उसके शरीर में एक तेज आवाज के साथ शक्तियों का धमाका हुआ। उसका ऊपरी शरीर लाल रंग का हो गया और वो एक कदम आगे बढ़ गया। बूम! आसपास के सभी लोगों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसका पैर पड़ने से जमीन पर एक गड्ढा हो गया और अगला कदम रखने के बाद अचानक उसका शरीर आर्यन की ओर बिजली की रफ्तार से बढ़ा। पीछे धूल उड़ाते और आग की चिंगारी छोड़ते हुए उसकी गति बढ़ती जा रही थी। अब मरो कुत्ते! हाँ हाँ, शिशुपाल ने अपनी 2 उंगलियों से वार करते हुए आर्यन के गले को निशाना बनाया। आर्यन, सावधान रहो। यंग मास्टर, सावधान रहें। यंग मास्टर! स्नो व्हाइट का गुस्सा भड़क उठा। उसने अपनी डिवाइन बीस्ट शक्तियों को बाहर निकाला और आंखों में गुस्से की आग लिए हुए वो तेजी से शिशुपाल की ओर गया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे मास्टर पर हमला करने की? ये बोलते हुए वो शिशुपाल के सामने पहुंच गया। शिशुपाल ने उसे रास्ते से हटाने के लिए एक ताकतवर हमला किया, लेकिन स्नो व्हाइट ने उसका हमला बीच में ही रोक दिया। हालांकि उसी पल में शिशुपाल का शरीर अचानक गायब हो गया और आसपास खून की धुंध फैल गई। भले ही स्नो व्हाइट एक डिवाइन बीस्ट था, लेकिन अभी भी वो सिर्फ एक बच्चा था और शिशुपाल की तुलना में उसके पास लड़ने का अनुभव बहुत कम था। वो मानव हृदय के दुष्ट स्वभाव को नहीं समझता था। वो अचानक हैरान हो गया और कहा, यंग मास्टर, सावधान रहें। बहुत देर हो चुकी है। शिशुपाल अचानक पतली हवा से बाहर दिखाई दिया। उसका हाथ आर्यन के गले से कुछ ही सेंटीमीटर दूर था, लेकिन यह सिर्फ इतना ही था और वो इससे आगे 1 इंच भी नहीं बढ़ पाया, क्योंकि आर्यन के शरीर पर एक कवच चढ़ा हुआ था। यह अजय ढाल का कवच था। आर्यन की पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। वास्तव में शिशुपाल की शक्तियां बहुत ज्यादा खतरनाक थी। अगर आर्यन ने तुरंत अजय ढाल को सक्रिय नहीं किया होता तो उसका पहले ही टूट चुका होता। उग्र शिशुपाल को देखते हुए आर्यन ने अपना दाहिना हाथ हिलाया। दाहिने हाथ की जादुई शक्ति। बूंद! एक घूंसा फूट पड़ा। ये शिशुपाल के पेट में लगा और उसका शरीर एक पतझड़ के पत्ते की तरह पीछे की ओर उड़ गया। आर्यन पूरे 3 मिनट से इस घूंसे को बना रहा था और उसकी सारी दाहिने हाथ की जादुई शक्ति का विस्फोट हो गया था। हालांकि आदमखोर किंग कॉन्ग एप की जादुई शक्ति से भरे इस घूंसे की वजह से शिशुपाल की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन एक चमकीला लाल नंबर अभी शिशुपाल के सिर के ऊपर तैर रहा था। -20,933 इंच। उसी समय उसके सिर पर 1 करोड़ से भी ज्यादा की मात्रा में नंबर दिखाई दिए। यह उसकी HP थी। एक युद्ध सम्राट! आर्यन मुस्कुराया और उत्साह से हंसा। शिशुपाल के जमीन से ऊपर उठने का इंतजार किए बिना वो चिल्लाया, टेलीपोर्ट! अचानक उसका शरीर गायब हो गया और अगली बार शिशुपाल के सामने दिखाई दिया। फिर उसने अपनी मुट्ठी कसी और शिशुपाल पर एक मूसलाधार बारिश की तरह मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। यह एक मूसलाधार बारिश नहीं बल्कि तूफान की तरह था। हर मुक्का उसकी पूरी ताकत से भरा हुआ था। उसने शिशुपाल को उठने और उसे एक भी हमला करने का मौका नहीं दिया था। इसके बावजूद भी आर्यन उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। उसके हर मुक्के का नुकसान केवल 3 अंकों में था। स्प्लिटिंग पल्स तकनीक। फिर आर्यन ने अपनी दोनों मुट्ठियों से जमीन पर वार किया। भारी झटके के कारण शिशुपाल उछल पड़ा और उसी समय आर्यन ने फिर से एक मुक्का बनाया और एक भारी तोप की तरह उसने उसके पेट पर हमला किया। पहाड़ तोड़ मुक्का। शिशुपाल के मुंह से खून का एक थक्का बाहर निकला। उसका शरीर अभी भी हवा में उड़ रहा था और हैरानी से उसकी आंखें फटी हुई थी। उसको एक भी मौका नहीं दिया गया था। आर्यन ने उस पर बिना रुके लगातार कई हमले किए थे। अगर उसे पलटवार करने के लिए 1 भी सेकंड का समय दिया जाता तो वो आर्यन को एक झटके में खत्म कर देता, क्योंकि उनकी शक्तियों के स्तर के बीच अंतर बहुत बड़ा था। आर्यन केवल एक युद्धराज था और वो अब एक युद्ध सम्राट बन चुका था। शक्तियों का स्तर ही सब कुछ था। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपका हथियार कितना शक्तिशाली है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी तकनीकें कितनी मजबूत हैं। एक उच्च स्तर के बिना
आप इन चीजों को असली शक्ति को जारी करने में भी सक्षम नहीं होंगे। सोलस्टम तकनीक। आर्यन ने हवा के बीच उड़ते हुए ही सोलस्टम तकनीक को सक्रिय कर दिया। एक पल में उसकी शक्तियों के सभी गुण दोगुने हो गए थे। टेलीपोर्ट। अचानक उसका शरीर गायब हो गया और जब अगली बार दिखाई दिया तो उसके हाथों में ड्रैगन स्लेयर था और एक पल में उसने ड्रैगन स्लेयर तकनीक के लगातार 7 वार किए और हवा में मौजूद शिशुपाल को देखते हुए मुस्कुराने लगा। सोलस्टम तकनीक की वजह से उसके सभी गुण दोगुने हो गए थे। ड्रैगन स्लेयर के तहत ड्रैगन स्लेयर तकनीक का नुकसान दर्जनों गुना बढ़ गया था। आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर तकनीक के वार करना जारी रखें। 107वां कट, 123वां कट, 200 कट, 220 कट। अब मरो। शिशुपाल का शरीर एक तेज धमाके के साथ जमीन पर गिरा, जिससे एक गहरा गड्ढा बन गया और जिससे पूरा महल हिल गया। लेकिन शिशुपाल अभी तक नहीं मरा था। उसकी 1 करोड़ की HP बहुत अधिक थी। वो जमीन पर रेंग रहा था और गुस्से में हंसते हुए बोला, हा हा हा, हा हा हा। लंबे समय तक तुम मुझे मार नहीं सकते। तुम सिर्फ एक कचरा हो जो मुझे कभी नहीं मार सकता। तुम बहुत कमजोर हो। हा हा हा। क्या मैं उसे मार नहीं सकता? बकवास। सिर्फ 2,000,000 HP के साथ उसे मारना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हा हा हा। आर्यन अपने दिल में हंस पड़ा। फिर उसने तेज आवाज में कहा, तुम मेरे सामने कुछ ज्यादा ही अहंकारी बन रहे हो। चलो कोई ना, मैं तुम्हें इसके नतीजे बताऊंगा। 10,000 तलवारों की तबाही। आर्यन गुस्से में चिल्लाया। तभी ड्रैगन स्लेयर से तबाही मचाने वाली शक्तियां बाहर निकली और साथ ही शाही सैनिकों के हाथों में तलवारें सभी आर्यन की ओर उड़कर आने लगीं। फिर वो गहरे गड्ढे में पड़े शिशुपाल को देखते हुए बोला, चलो देखते हैं कि तुम मरते हो या नहीं। फिर उसने ड्रैगन स्लेयर को आदेश दिया, मार दो। हर उड़ने वाली तलवार नीचे पड़े शिशुपाल के ऊपर एक धमाके की तरह थी। वो नीचे गिरती, जिससे शिशुपाल के सिर के ऊपर लगातार तैरते हुए चमकीले लाल रंग की HP कम हो रही थी। अहंकारी? हाँ, मैं बहुत ज्यादा अहंकारी हूँ। क्या कहा था तुमने कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? फिर अब क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? हा हा हा। शिशुपाल को जमीन पर घुटने टेकने के लिए मजबूर किया गया। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, उसका चेहरा बेहद पीला था और उसकी अभिव्यक्ति बेहद दयनीय थी। आर्यन अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने ड्रैगन स्लेयर को उठाया, उसमें फिर से शक्तियां भरी और शिशुपाल को मारने के लिए तैयार हो गया। ऊपर उड़ते आर्यन को खुद पर अंतिम हमले की तैयारी करते देख शिशुपाल का शरीर कांपने लगा। नहीं, तुम मुझे मार नहीं सकते, तुम नहीं कर सकते। अंत में वो जोर से चिल्लाया, महामहिम मुझे बचाओ। अचानक शाही महल के ऊपर रात के आसमान में एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। चारों तरफ बादल छा गए और बादलों में एक बड़ा सा चेहरा दिखाई दिया, जिसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, रुको। ये कोई और नहीं बल्कि सम्राट महीपाल का बूढ़ा चेहरा था। ये उस सम्राट महीपाल के चेहरे से बिल्कुल अलग था जो शिशुपाल ने धारण किया था। रुको, तुम कौन हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ इसलिए रुकूंगा क्योंकि तुमने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाड़ में जाओ, दम है तो अपने बाप को रोक लो। सब कुछ नजरअंदाज करते हुए उसने ड्रैगन स्लेयर को कसकर पकड़ा और शिशुपाल पर एक हमला करने के लिए तैयार हो गया। वो अपने ही XP पॉइंट्स को कैसे छोड़ सकता था? प्रयु एनर्जी पॉइंट्स को कैसे छोड़ सकता था? सिंह परिवार में आकर उसके दादाजी को घायल करने वाले इंसान को कैसे जिंदा छोड़ सकता था? उसके हाथों में दाहिने हाथ की जादुई शक्ति, पहाड़ तोड़ मुक्के की शक्ति और डिवाइन बाघ की ब्लड लाइन की शक्ति सभी फूट पड़ी। इसके बाद उसने ड्रैगन स्लेयर से हवा में एक कांटा मारा। घने बादलों को टुकड़ों में तोड़ते हुए एक खूनी लाल रंग की खतरनाक शक्तियों से भरा कट उग्र गर्जना के साथ आगे बढ़ गया। लाल रंग की शक्तियों से भरा कट बिजली की रफ्तार से नीचे पड़े शिशुपाल की भौहों के बीच जाकर लगा और उसका शरीर तुरंत 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। इसी के साथ शाही महल भी 2 हिस्सों में कट गया और एक जोरदार धमाके के साथ ढह गया। आर्यन गहरे गड्ढे में नीचे उतरा और शिशुपाल के शरीर पर पैर रखते हुए वो चिल्लाया, मैं जिसको मारना चाहता हूँ उसे खुद यमदूत भी नहीं बचा सकता है। उसी समय उसने स्ट्राइकिंग मूल्य को सक्रिय किया और अगले ही पल उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी।
आर्यन, तुम्हें लेवल 1 के युद्ध सम्राट को मारने पर 12 लाख ही एक्सपी पॉइंट्स, 8000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स, 10 स्ट्राइकिंग मूल्य और 10 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। आर्यन, तुम्हें एक आसमानी कवच मिला है। आर्यन, तुम्हें एक आसमानी स्वॉर्ड मिली है। आर्यन, तुम्हें आसमानी पंख मिले हैं। आर्यन, तुम्हें एक जोड़ी आसमानी जूते मिले हैं। आर्यन, तुम्हें शाही ब्लड लाइन जेड सील मिली है। सिस्टम से मिले सामान की इतनी लंबी सूची को देखते हुए आर्यन बहुत ज्यादा खुश था। वाह, बहुत अच्छे, ये भी बहुत अच्छा है। स्ट्राइकिंग मूल्य सच में एक शानदार चीज है। आर्यन ने एक एक करके मिलने वाली सभी चीजों को देखा। वो बहुत उत्साहित था। हर बार जब कभी भी वो स्ट्राइकिंग मूल्य का इस्तेमाल करता था तो उसे कमाल की चीजें मिलती थी। इस तरह का एहसास बहुत अच्छा था। हालांकि अपने दिल में आर्यन यह भी जानता था कि अगर उसे और भी बेहतर और शक्तिशाली चीजें चाहिए तो उसे और भी अधिक शक्तिशाली इंसानों या बीस्टों की हत्या करनी होगी। उदाहरण के लिए टोर ने केवल एक डिवाइन स्टेज की मार्शल आर्ट को छोड़ा था क्योंकि डॉट टोर का स्तर बहुत कम था, इसलिए उसने केवल एक मार्शल आर्ट कौशल को छोड़ा था। थोड़ी देर बाद आर्यन ने तुरंत अभी मिली चीजों की विशेषताओं की जांच की। वस्तुतः आसमानी कवच, स्तर होली स्टेज, विवरण है एक युद्ध सम्राट स्तर से नीचे किसी भी स्तर के योद्धा के हमले का सामना करने में सक्षम। वस्तुतः आसमानी स्वॉर्ड, स्तर होली स्टेज, विवरण है इसमें एक छिपी हुई तकनीक है जो 10 गुना शक्ति के साथ हमला कर सकती है। वस्तु आसमानी पंख, स्तर होली स्टेज, विवरण है उड़ने की रफ्तार में बढ़ोतरी। वस्तुतः आसमानी जूते, स्तर होली स्टेज, विवरण दौड़ने की रफ्तार में बढ़ोतरी और इसमें 10% हवा विशेषता बोनस होता है। सभी चीजें होली स्टेज की थी। इससे आर्यन इतना खुश था कि वो थोड़ा हैरान भी था। होली स्टेज का कुछ भी मिलना पहले से ही बहुत दुर्लभ बात थी, लेकिन 4 चीजों का एक साथ मिलना और भी आश्चर्यजनक था। आर्यन, क्या तुम इन्हें पहनना चाहते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, आर्यन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। हाँ बोलने के तुरंत बाद ही उसने उन सभी चीजों को पहन लिया। क्या तुम अपना रूप छिपाना चाहते हो? आर्यन ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा हाँ। अराजकता पैदा न करने के लिए उसकी उपस्थिति को छिपाना बेहतर था। होली स्टेज की इतनी सारी चीजों का आकर्षण बहुत ज्यादा था, यह बस अंधा करने वाला था। इसके अलावा आर्यन यहाँ अकेला नहीं था, वहाँ रक्त शोधन संप्रदाय और स्वर्ग संप्रदाय के लोग भी थे। जब उसका शरीर होली स्टेज की चीजों से चमकेगा तो उन्हें भी इस बारे में पता चल जाता और उसके बाद वो लोग उससे मरते दम तक वो चीजें छीनने की कोशिश करते। आर्यन अंदर ही अंदर खुशी में झूम रहा था। एक एक करके होली स्टेज की चीजें पहनने का एहसास बहुत ही अद्भुत था और वो उन्हें अपनी इच्छानुसार काबू कर पा रहा था। बस एक विचार के साथ वो उन्हें तुरंत सक्रिय कर सकता था। वो सभी कवच, पंख, स्वार्ड और जूते थे जो सभी कुछ प्राचीन रून्स के साथ उत्कीर्ण थे। यह परिष्करण और रून शक्ति का सही संयोजन था। आसमानी शक्ति जो उनमें बह रही थी इन रून्स की वजह से थी। इन सभी चीजों का मिलना वास्तव में बहुत अच्छा था, लेकिन आर्यन को दुखी करने वाली एकमात्र चीज यह थी कि ड्रैगन ब्लेड का दूसरा आधा हिस्सा नहीं मिला। ऐसा लगता है कि मुझे खुद से ड्रैगन ब्लेड मिशन को पूरा करना है। आर्यन का दिल कांप रहा था। जब आर्यन खुशी से अपनी चीजों को देख रहा था तब वहां मौजूद हर कोई आर्यन को एक गूंगे भाव के साथ देख रहा था। क्या वो सच में कोई इंसान है? नहीं, वो ड्रैगन स्पिरिट योद्धा है। क्या वो है? क्या वो वास्तव में मनुष्य है? भाड़ में जाओ, मैंने अभी तो कहा था कि वो असली ड्रैगन स्पिरिट योद्धा है। वो बस एक इंसान नहीं है। अरे सुअर, मैंने कहा ना कि वो एक ड्रैगन स्पिरिट योद्धा है। मूर्ख, वो मैंने कहा कि वो ड्रैगन स्पिरिट योद्धा हैं। ड्रैगन स्पिरिट योद्धा हैं। ड्रैगन स्पिरिट योद्धा हैं। अगर तुमने अब एक और शब्द भी बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। 1 सेकंड में मुगल को मारना और फिर अगले सेकंड में शिशुपाल, जो एक युद्ध सम्राट था, को मारना सबके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। आर्यन ने हर बार एक खतरनाक शक्ति जारी की थी। हर बार उन्हें एक झटका लगा था और अगर उन्हें कुछ और झटके लगते तो वो दिल के दौरे से ही मर जाते। हर बार उसने अपनी सीमा से परे शक्तियों का इस्तेमाल किया था।
शिशुपाल की शक्तियां उससे बहुत अधिक थी, लेकिन फिर भी अंत में वो आर्यन के हाथों मारा गया। हर बार जब आर्यन ने अपनी खतरनाक तकनीकों का इस्तेमाल किया था तो वो अतुलनीय रूप से शक्तिशाली होंगी, जिससे शिशुपाल को जवाबी कार्रवाई करने का कोई मौका नहीं मिला होगा और वो अंत में मारा गया। बुजुर्ग सांगरा की भौहें कसकर एक साथ जुड़ी हुई थीं। उसके लिए भी यह एक सदमे से कम नहीं था। बहुत शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली। मुझे डर है कि उसकी प्रतिभा की तुलना नितेश से की जा सकती है। मैंने इतनी चौंकाने वाली शक्ति कभी नहीं देखी। तारा तब तक हंसती रही जब तक कि उसकी आंखों से आंसू न निकलने लगे। कमीने, तुम इतने शक्तिशाली हो कि मैं अपने आंसू काबू नहीं कर सकी। वर्षा ने भी कहा। बहुत सुंदर, वो सबसे सुंदर व्यक्ति है जिसे मैंने कभी देखा है। हे, मैं इतने सुंदर चेहरे के साथ कैसे रह सकती हूँ? मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेघा ने आर्यन को चुपचाप देखा। उसके दिल में सदमा किसी और की तुलना में अधिक था। कुछ ही महीनों में आदमखोर किंग कांग एप को मारने से लेकर अब तक उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ी है। मैं इसे जारी नहीं रख सकती। मैं इसे जारी नहीं रख सकती। रूबी बहुत सरल थी। वो खुशी से उछल पड़ी और अपने दोनों हाथ जोड़कर इशारा किया। हाँ यंग मास्टर, आप बहुत अद्भुत है। अमर का चेहरा बुरी तरह पीला पड़ गया था। वो हमेशा सोचता था कि वो आर्यन से अधिक शक्तिशाली है। वो हमेशा महसूस करता था कि वो दूसरों से बेहतर है और हमेशा आर्यन को गिरी हुई नजरों से देखता था। लेकिन जब भी वो आर्यन से मिला, वो हमेशा उससे हारा था। शिशुपाल को मारना, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता था। यह भावना बहुत असहज थी, जैसे कि किसी ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा हो। जिसने वहां सबसे अधिक असहज महसूस किया वो इरा थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वो अपने दिल में चिल्ला रही थी। क्यों क्यों क्यों? उसके दिल में नफरत और ज्यादा बढ़ गई थी। वो लगातार चिल्ला रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा था। आर्यन इतना शक्तिशाली कैसे और क्यों हो सकता है? वो हर बार उससे क्यों हारती थी? उसके पास इतनी सारी लड़कियां क्यों थीं? उसे हर वो चीज क्यों मिली जिसे पाने के लिए उसने हमेशा अपनी जान जोखिम में डाली थी? इन लोगों में इरा सबसे अहंकारी और घमंडी व्यक्ति थी, और वो व्यक्ति भी जो आर्यन को सबसे अधिक मजबूत होते हुए नहीं देख सकती थी। वो हमेशा मानती थी कि उसकी पसंद सही थी। आर्यन के पास जब ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन थी, वो वही थी जो उससे शादी करना चाहती और अपने पिता से शादी का प्रस्ताव रखने के लिए कहा, जिससे सम्राट महिपाल ने भी इस शादी को अनुमति दे दी थी, क्योंकि उस समय वो जानती थी कि वो निश्चित रूप से फायर ग्लास शहर में सबसे शक्तिशाली इंसान की पत्नी बन जाएगी, ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन के कारण। आर्यन के अपंग होने के बाद उसका चेहरा तुरंत एक किताब पलटने की तरह बदल गया। उसने तुरंत अपने और आर्यन के बीच एक दीवार खड़ी कर दी और साथ ही वो एक बेहतर इंसान की तलाश करने लगी। फिर उसकी मुलाकात अमर से हुई। उसने एक बार फिर एक विकल्प चुना। स्वर्ग संप्रदाय फायर ग्लास राजवंश में सबसे अधिक शक्तिशाली था और अगर वो अमर को चुनती हैं, तो वो आर्यन से पूरी तरह छुटकारा पा सकती थी। अमर की वजह से उसका रुतबा भी फायर ग्लास शहर में बहुत बढ़ जाता। लेकिन अब जब उसे यह पता चला कि उसने एक बार फिर गलत फैसला लिया था, तो वो गुस्से में पागलपन की कगार पर थी। रत्न सिंह महल खत्म हो चुका था। उसके दादाजी मर चुके थे और उसके पिता भी शायद मर चुके थे। अब वो एकमात्र बची हुई थी और इस स्थिति में अमर खुद को बचाने में सक्षम नहीं था, तो वो उसे किस तरह और कैसे बचा सकता था? कुछ समय पहले वो आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ रही थी, लेकिन अब वो एक झटके में खाई के किनारे पर खड़ी थी, जहां एक हवा के झोंके के साथ उसका खेल खत्म हो जाता। यह सब उसकी एक गलती के कारण था। अगर वो आर्यन की बनकर रहती तो वो आज एक शक्तिशाली इंसान बन सकती थी। तभी रक्त शोधन संप्रदाय के एक व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि ये जगह खत्म हो गई है और शाही परिवार का कोई मूल्य नहीं है। चूंकि ऐसा है तो अब हमें चलना चाहिए। उस आदमी को देखते ही आर्यन की आंखें भयावह हो गईं। जब उस आदमी ने आर्यन की ठंडी आंखों को देखा तो उसने हंसते हुए कहा, ये क्या है? मैं बस जाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे यहाँ रोकना चाहते हो? मैं मानता हूँ कि तुम शक्तिशाली हो, लेकिन रक्त शोधन संप्रदाय के खिलाफ जाने की तुम्हारी औकात नहीं है।
इतना बोलने के बाद उस आदमी की नजर तनावपूर्ण हो गई और वो चिल्लाया, रक्त शोधन संप्रदाय के योद्धा, सुनो, वापस चलो। 1 मिनट रुकिए। अचानक इरा आगे बढ़ी और सीधे जमीन पर घुटने टेक दिए और कहा, कृपया मुझे अपने साथ ले चलो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जो आदमी फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला में स्वर्ग संप्रदाय की तीनों बहनों का पीछा कर रहा था, वो बुरी तरह से हंसा और कहा, क्या तुम कुछ भी करने को तैयार हो? इरा ने तुरंत अपने बाहरी कपड़े उतार दिए और केवल एक कपड़ा जो उसके उभरे हुए हिस्सों को ढक रहा था के साथ बर्फ जैसी सफेद त्वचा का खुलासा किया, जो अपने साथ अंतहीन प्रलोभन लेकर आई। फिर उसने कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस बीच उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, जैसे कि वो मर चुकी हो। तभी अमर ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, इरा, यह तुम क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ स्वर्ग संप्रदाय में चलो। इरा ने भावहीन आवाज में कहा, स्वर्ग संप्रदाय? क्या तुम आर्यन को मारने में मेरी मदद कर सकते हो? तुम नहीं कर सकते, तुम सिर्फ कचरे का एक टुकड़ा हो। मैं जीवन भर कचरे के एक टुकड़े के साथ नहीं रह सकती। हाँ, रक्त शोधन संप्रदाय का आदमी जोर से हंसा और कहा, वो नहीं कर सकता, लेकिन हमारा रक्त शोधन संप्रदाय कर सकता है। मेरे रक्त शोधन संप्रदाय में शामिल होने के 3 साल से भी कम समय में तुम आर्यन को मारने में सक्षम होगी। मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी में अभी भी 3 साल बाकी हैं। ये बहुत अच्छा है। शादी के 3 साल, आर्यन की हत्या, बस इसके बारे में सोचकर ही मुझे गुदगुदी हो रही है। हाँ, आओ। उसने इरा की ओर अपना हाथ बढ़ाया। इरा ने तुरंत उसे मजबूती से पकड़ लिया और आर्यन को ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, आर्यन, बस रुको। जल्दी या बाद में मैं वापस जरूर आऊंगी और उस समय मैं तुम्हें हजारों गुना अधिक तड़पाऊंगी। मैं, इरा, स्वर्ग की कसम खाती हूँ। इसके बाद उसने एक खंजर निकाला और उससे अपने सुंदर चेहरे पर एक कट का निशान बना दिया, जिससे तुरंत खून बहने लगा। रक्त शोधन संप्रदाय के योद्धा चौंक गए, लेकिन उन्होंने उसे रोका नहीं, बल्कि वो अजीब तरह से हंसे और कहा, तुम अभी से हमारे रक्त शोधन संप्रदाय के शिष्य की तरह बनती जा रही हो। हाँ। तुरंत रात के काले आसमान में सभी की काली छायाएं बिजली की तरह चमक उठीं। आर्यन, बस तुम इंतजार करो। हाँ। एक शोकपूर्ण हंसी जो भूतों के रोने की तरह लग रही थी, हवा में गूंजी। आर्यन गहरे गड्ढे से बाहर निकला और एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। ठीक है। दरअसल आर्यन ने उसे मारने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन अब उसके रक्त शोधन संप्रदाय के साथ मिलने से, अगर वो भविष्य में मिलते हैं, तो यह निश्चित रूप से जीवन और मृत्यु का मामला होगा। बुजुर्ग सांगरा ने अपने हाथ जोड़े और कहा, आर्यन, मैं आज के मामले के लिए बेहद आभारी हूँ। भविष्य में जब तुम स्वर्ग संप्रदाय में आओगे तो मैं यह एहसान जरूर चुकाऊंगा। क्या चुकाएंगे? बुजुर्ग सांगरा, क्या तुम्हारा दिमाग गंदगी से भरा हुआ है? अगर वो नहीं होता तो मैं ऐसी स्थिति में कभी नहीं आता। अगर वो नहीं होता तो क्या इरा मुझे छोड़कर जाती? अमर ने दांत पीसते हुए कहा। फिर उसने आर्यन से कहा, आर्यन, अगर तुमने स्वर्ग संप्रदाय में एक भी कदम रखने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। मेघा ने तुरंत कहा, अमर, क्या कहा तुमने? तारा ने भी गुस्सैल लहजे में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि स्वर्ग संप्रदाय तुम्हारे बाप का घर है? वर्षा ने तारा की नकल की और कहा, हाँ, क्या स्वर्ग संप्रदाय तुम्हारे पिता का घर है? आर्यन मुस्कुराने लगा और उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें स्वर्ग संप्रदाय तक इंतजार करने की जरूरत क्यों है? आओ और अभी मेरे पैर तोड़ दो। आओ। अमर की भौहें सिकुड़ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आर्यन अचानक चिल्लाया और गुस्से में कहा, तुम क्यों नहीं आते? क्या तुम कायर हो? इसी के साथ आर्यन ने अपने शरीर में ट्रयू एनर्जी की शक्तियों को जारी किया और ड्रैगन स्लेयर को उठाया, जिससे 2 डिमन बीस्ट की भयानक आवाज निकली। इसके तुरंत बाद ड्रैगन स्लेयर की ब्लेड पर खूनी लाल रंग की शक्तियों की एक परत चढ़ गई। ड्रैगन स्लेयर एक अतुलनीय रूप से मजबूत हत्या का इरादा से भर गया। वो अमर के खून का जायका चखने के लिए उग्र हो रहा था। अमर ने अपनी मुट्ठी को इतना कसकर जकड़ लिया कि उसकी हथेली से खून टपकने लगा, लेकिन उसने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। बुजुर्ग सांगरा ने तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिए और कहा,
आर्यन, मैं तुमसे अमर को छोड़ने की विनती करता हूँ। यह बूढ़ा नौकर तुम्हारे सामने झुका रहेगा। अमर के पिता उसके गुरु थे, इसलिए अमर के लिए वो कुछ भी कर सकता था। अगर अमर की मौत का सवाल होता तो वो उसे बचाने के लिए मौत को खुद के लिए चुन लेता। ऐसा ही उसने उसे आर्यन के हमले से बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया था। मेघा ने भी थोड़ा कहा, आर्यन, इसके बारे में भूल जाओ। वो चिंतित थी कि आर्यन के गुस्से के कारण वो अमर को मार देगा और एक बार उसकी मृत्यु के बाद उसके पिता सतनाम का गुस्सा फूट पड़ेगा और उस वक्त यहाँ तक कि पूरे फायर ग्लास शहर को भी खत्म कर दिया जाएगा। स्वर्ग संप्रदाय की हेवन सेक्ट शाखा की तुलना में पूरा फायर ग्लास शहर कुछ भी नहीं था। वर्षा ने भी कहा, हाँ, इसे भूल जाओ, तुम्हें अभी भी भविष्य में स्वर्ग संप्रदाय में आना है। वो चिंतित थी कि अगर आर्यन स्वर्ग संप्रदाय का शिष्य बन जाता है तो अमर उसके लिए चीजों को मुश्किल बना देगा। वो सभी अपने दिल में जानती थी कि आर्यन स्वर्ग संप्रदाय में आएगा तो उपसंप्रदाय गुरु से दुश्मनी मोल लेना एक बेवकूफी भरा कदम होगा। आर्यन घमंडी था, लेकिन वो बेवकूफ नहीं था। उसने अमर की ओर ठंडी नजर से देखा और कहा, अमर, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मुझसे लड़ो, ऐसी बेकार की बातें बनाना बंद करो। अमर ने जोर से कहा, आर्यन, मैं स्वर्ग संप्रदाय में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम वहां एक भी कदम रखकर दिखाना। इतना बोलने के बाद अमर गुस्से में झुलसते हुए मुड़ा और वहां से चला गया। बुजुर्ग सांगरा ने आर्यन को नमन किया और फिर वो भी उसके पीछे चला गया। आर्यन के लिए अमर को मारना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन उसके मरने के बाद पूरे फायर ग्लास शहर में उथल पुथल मच जाएगी। स्वर्ग संप्रदाय के गुस्से का कहर शहर के मासूम लोगों पर बरसेगा और आम लोग ही इससे पीड़ित होंगे। सिंह परिवार भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। इस समय अमर को मारना बुद्धिमानी भरा कदम नहीं था। अगर सिंह परिवार फायर ग्लास शहर पर राज करना चाहता था तो वो निश्चित रूप से बहुत अधिक दुश्मन नहीं बना सकते थे। रक्त शोधन संप्रदाय दुश्मन बन गया होगा और अगर वो स्वर्ग संप्रदाय के साथ भी दुश्मनी मोल ले लेते हैं तो यह सिंह परिवार के लिए बेहद नुकसानदेह होता। आर्यन का दिल बैठ गया। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। मुझे अभी और शक्तिशाली होना होगा। एक ऐसी दुनिया में जहां शक्तिशाली लोगों का सम्मान किया जाता था, केवल शक्तिशाली लोगों को ही सम्मान मिल सकता था। केवल शक्तिशाली ही दुनिया पर राज कर सकते थे। जंगल का कानून किसी भी दुनिया में जीवित रहने का एक अपरिवर्तनीय कानून था और आर्यन इस बारे में अच्छी तरह से जानता था। बुजुर्ग सांगरा और बाकी लोगों के जाने के बाद आर्यन ने आदेश दिया, कमांडर अरुण, दादा, चाचा और अन्य लोग शाही महल पर हमला करने के लिए तैयार हो गए, तो अपने सभी आदमियों के साथ जाओ और उनके साथ मिलकर काम करो। जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसे सीधे खत्म कर देना। अरुण ने तुरंत तेज आवाज में कहा, ठीक है यंग मास्टर। 500 शाही रक्षक बाहर निकले। भले ही यह केवल 500 शाही रक्षक थे, लेकिन एक बार जब वो शाही महल के द्वार खोल देंगे तो वो एक निर्णायक जीत हासिल करने में सक्षम होंगे। इसके बाद आर्यन ने मेघा और बाकी दोनों बहनों की ओर देखा और कहा, तुम तीनों भी जल्दी चली जाओ। फिर उसने विहान से कहा, विहान, उनकी अच्छी तरह से रक्षा करना। अगर तुमने आज अच्छा काम किया तो कल तुम मेरे महान सेनापति होगे। विहान मुस्कुराया और उत्साह से हंसा। चिंता मत करो यंग मास्टर, मैं उनकी सुरक्षा करूंगा, भले ही मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। वो आज रात का सबसे बड़ा विजेता था। उसका पिता सिर्फ एक छोटा सा अधिकारी था जिसके पास कोई शक्ति नहीं थी। उसके आने से पहले उसके पिता ने उसे विशेष रूप से निर्देश दिया था कि वो कतार में खड़ा ना हो। चाहे सिंह परिवार हो या शाही परिवार, वो कतार में खड़े नहीं होते थे, क्योंकि यही जीवित रहने का एकमात्र तरीका था। अगर कोई भी परिवार जीतता है तो वो जीवित रहने में सक्षम होगा। हालांकि इरा की वजह से विहान बहुत नाखुश था और वो बिना सोचे समझे आर्यन के पक्ष में खड़ा हो गया। किसने सोचा होगा कि उसे न केवल स्वर्ग संप्रदाय का बाहरी हिस्से का शिष्य बेज मिल जाएगा, बल्कि वो भविष्य में एक महान सेनापति भी बन जाएगा। अपने दिल में उसने महसूस किया कि ये उनके पूर्वजों की कब्रों से उसके लिए दुआ का असर होगा। जब वो वापस घर जाएगा तो वो उनकी कब्रों पर उनसे मिलने जाएगा। रूबी ने चिंता से पूछा, यंग मास्टर, आप क्या करेंगे? मेघा ने भी पूछा, ये सही है, तुम कहाँ जा रहे हो? अब जब सिंह परिवार की सेना हमला करेगी सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर तुम कहाँ जा रहे हो?
आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अभी भी कुछ करना है। सिंह परिवार में मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। मैं भी तुम्हारी साथ चलूंगी, तुम्हारे साथ रहना बहुत ही रोमांचक है। तारा ने तुरंत मुस्कुराते हुए अपनी बतीसी दिखाई। उसने अधिक से अधिक महसूस किया कि वो आर्यन के बिना एक पल नहीं रह सकती थी। आर्यन के साथ रहना हमेशा बहुत रोमांचक रहा है। वर्षा ने मजाक में कहा, तारा, मैं तुम्हें आर्यन के शरीर में चिपका भी सकती हूँ। तारा ने उत्सुकता से कहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम्हारा सिर। मेघा ने फटकार लगाई। चलो, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है तो उसे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। आखिर क्या होने वाला है? आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ हमारे चैनल रोज वर्स पर। धन्यवाद। मेघा यह महसूस कर सकती थी कि आर्यन के पास ध्यान देने के लिए और भी जरूरी काम थे। इसके अलावा वो काम जरूर बहुत खतरनाक होगा, वरना वो उन्हें ऐसे भगाने की कोशिश नहीं करता। शायद यह महिपाल से संबंधित हो सकता था। वो बूढ़ा सम्राट वास्तव में बहुत खतरनाक था। उसका मन प्रश्नों से भर गया। उसने अपने मन में सोचा, शाही परिवार के इतने सारे योद्धा, शिष्य और बुजुर्ग मर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं आया? सिर्फ आकाश में उसकी एक छाया दिखाई दी। क्या ऐसा हो सकता है कि वो भाग गया हो? फिर मेघा ने यह सब सोचना छोड़ा और तारा को खींचा और कहा, चलो चलते हैं, जल्दी करो, वो जल्द ही वापस आ जाएगा। उसने यह कह तो दिया था, लेकिन उसकी आंखों में भी चिंता भरी हुई थी और उसने पीछे मुड़कर आर्यन की ओर देखा। आर्यन नहीं चाहता था कि वो तीनों किसी खतरे में पड़े। फिर उसने मेघा की ओर देखा, यह महसूस करते हुए कि वो उसे सबसे अच्छी तरह समझती है, और हल्के से मुस्कुराया। चलो, मैं जल्द वापस आऊंगा। विहान दरवाजे के पास गया और एक हाथ से बाहर का रास्ता दिखाने का इशारा करते हुए बोला, भाभी जी, चलो चलते हैं। तारा हंसी और कहा, तुमने हमें क्या कहा? भाभी जी, विहान ने कहा। हे, तारा हंसी। इसे फिर से कहो। तुरंत कहा है भाभी। हाँ। तारा की मुस्कान एक फूल की तरह थी और उसे इतना खुश देख मेघा और वर्षा को भी अपने दिल में थोड़ी मिठास महसूस हुई, लेकिन वो सभी तारा की तरह नहीं थी। उन्होंने अपनी खुशी को बेहतर तरीके से छुपाया। उनके जाने के बाद वहां केवल आर्यन और स्नो व्हाइट बचे थे। अब वक्त आ गया है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर, क्या आप ड्रैगन ब्लेड के दूसरे आधे हिस्से की तलाश कर रहे हैं? स्नो व्हाइट ने पूछा। हाँ, हम शाही मंदिर जा रहे हैं और वहीं हम महिपाल की कब्र खोदेंगे, आर्यन ने उत्साह से कहा। आज रात उसका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य ड्रैगन ब्लेड के दूसरे आधे हिस्से को हासिल करना था। चूंकि उसे वो शिशुपाल के मरने पर भी नहीं मिला, तो अब उसे शाही मंदिर जाना ही होगा। हालांकि आर्यन का दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था। महिपाल की छाया जो बादलों में दिखी थी, वो घनी शक्ति से भरी हुई थी। वो नहीं जानता था कि वास्तव में महिपाल की शक्तियां किस स्तर की होंगी और वो कितना शक्तिशाली होगा। उसका आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाया हुआ था। दरअसल हवा में शक्तियों की मदद से एक छाया को संघनित करने में सक्षम होने के लिए यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जो एक निम्न स्तर का युद्ध सम्राट कर सकता था। यही कारण था कि उसने तीनों बहनों को दूर भेज दिया। उसे शाही मंदिर जाना था। उसे ड्रैगन ब्लेड ढूंढना था, क्योंकि वो वहीं था। वो उसे ढूंढना चाहता था क्योंकि वो सिंह परिवार का विश्वास था, कुछ ऐसा जो सिंह परिवार के पूर्वज पीछे छोड़ गए थे। सिंह परिवार के एक वंशज के रूप में अगर उसके पास पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई चीजों को वापस लेने की हिम्मत भी नहीं थी, तो उसका दुनिया में रहने का क्या मतलब था? एक सच्चे इंसान के रूप में कुछ चीजें थीं जो उसे करनी थीं। अरुण के सहयोग से शाही महल के मुख्य द्वार को ढहा दिया गया था। ओजस और विराट तुरंत सामने की ओर दौड़ पड़े। अतुल, बलदेव और अलका पीछे की ओर से आए। सिंह परिवार की सेना पहाड़ से उतरते हुए एक उग्र बाघ की तरह दौड़ पड़ी। महल के अंदर शाही रक्षक बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सके। जल्द ही उन्होंने प्रतिरोध करने की क्षमता खो दी। नंदीश ने चिल्लाकर कहा, जो कोई आत्मसमर्पण करेगा उसकी जान बख्श दी जाएगी। कई शाही रक्षकों ने तुरंत अपने हथियार डाल दिए और आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। शाही परिवार की शक्तिशाली रक्षकों ने सिंह सेना के सामने घुटने टेक दिए थे।
वज्रनाथ सिंह आकाश से उतरा और पूछा, आर्यन कहाँ है? विहान ने जवाब दिया, यंग मास्टर आर्यन ने हमें पहले जाने के लिए कहा। हम नहीं जानते कि वो बैंगनी सुनहरे महल में अकेले क्यों रुके थे, लेकिन जब हम यहाँ आ रहे थे तो मैंने उन्हें शाही मंदिर की दिशा की ओर बढ़ते देखा था। वज्रनाथ सिंह की भौहें सिकुड़ गई और वो चिल्लाया, यह बुरा है। अचानक उसका शरीर गरज उठा, उसके शरीर की पूरी शक्ति फूट पड़ी और वो गुस्से में शाही मंदिर की दिशा में भागा। महिपाल, अगर तुमने मेरे पोते के सिर के एक बाल को भी छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जिंदा रहते हुए नरक दिखाऊंगा। नंदीश चिल्लाया, अतुल, क्या तुम ड्रैगन जाल फॉर्मेशन लाए हो जिसे मैंने तुम्हें गुप्त रूप से प्रशिक्षित करने के लिए कहा था? अतुल ने गुस्से में कहा, कुलपति, पिछली बार वीरान पर्वत पर अंधेर घाटी में डिमन सेना से युद्ध करते हुए मेरी ब्लू सेना को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था और अब उनमें से ज्यादातर योद्धा गंभीर रूप से घायल हैं। यह तो बुरी खबर है। नंदीश का दिल बैठ गया। चलो अब इसकी परवाह मत करो ओजस, अपने योद्धाओं के साथ जाओ और शाही परिवार के लोगों में से किसी एक को भी भागने मत देना, बाकी लोग मेरे पीछे आओ। फिर उसने भागते हुए सोचा, आर्यन, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। नंदीश बहुत चिंतित था। उसे महिपाल की कोई चिंता नहीं थी। उसकी चिंता का कारण अपरिहार्य जाल सामरिक गठन था। वो शाही परिवार का सबसे मजबूत हुक्म का इक्का था। इस गठन की विनाशकारी शक्ति बेहद मजबूत थी, यहाँ तक कि ड्रैगन जाल फॉर्मेशन से भी मजबूत थी। एक बार गठन में प्रवेश करने के बाद कोई जीवित बाहर आने के बारे में भूल सकता है। शाही मंदिर के प्रवेश द्वार पर आर्यन ने एक कदम उठाया और एक बड़े से दरवाजे को तोड़ दिया। दरवाजे के अंदर कुछ प्राचीन इमारतें बनी हुई थी और उन्हीं इमारतों में से एक के प्रवेश द्वार पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। बूढ़े आदमी ने ड्रैगन स्लेयर के दूसरे आधे हिस्से को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। यह कोई और नहीं बल्कि महिपाल था, जो पूरे फायर ग्लास शहर में सबसे शक्तिशाली इंसान था। लेकिन अब वो पहले की तरह एक मजबूत योद्धा की तरह नहीं था। उसका रूप जो शिशुपाल ने धारण किया हुआ था वो उसके बिल्कुल विपरीत था। हालांकि कई दशकों से फायर ग्लास शहर के लोगों ने उसे नहीं देखा था, तो सबके दिलों में उसकी वही पुरानी छवि थी जो शिशुपाल ने धारण की थी। अचानक आर्यन के हाथों में ड्रैगन स्लेयर बुरी तरह से कांपने लगा, जिससे कानभेदी ब्लेड की लहरें निकल रही थीं, जैसे कि वो किसी भी समय उसके हाथों से उड़ने वाला था। ड्रैगन स्लेयर गर्जना कर रहा था। आर्यन अपने शरीर से आ रही गुस्से की गर्जना को महसूस कर सकता था। वो बेहद गुस्से में था। आर्यन, महिपाल गुस्से में चिल्लाया। उसकी आवाज रात के आसमान में फूट पड़ी, जो पूरे इलाके में गूंज रही थी। उसकी शक्तिशाली आभा को आर्यन महसूस कर सकता था, जो उससे 1000 मीटर दूर था। फिर महिपाल ने उदास होकर कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिसने मेरे शाही परिवार को उखाड़ फेंका वो वास्तव में तुम्हारे जैसा कचरा होगा। मुझे तुम्हें उस वक्त जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। आर्यन धीरे धीरे मंदिर में घुसा और कदम दर कदम आगे बढ़ा। अगर हम अतीत के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरे सिंह परिवार के पूर्वजों की वजह से ही तुम्हारा शाही परिवार फायर ग्लास शहर पर अब तक राज कर रहा है। मेरे सिंह परिवार के बिना तुम्हारा शाही परिवार कभी फायर ग्लास शहर में नहीं टिक पाता। लेकिन तुम्हारे शाही परिवार ने अपने रिश्तों को अच्छे से नहीं संजोया, बल्कि तुम लोगों ने तो हमारी पीठ पीछे छुरा घूंपा। फिर भी इतने लंबे समय तक तुम्हारे शाही परिवार की इतनी जिल्लतों के बाद सिंह परिवार ने इसे बार बार सहन किया है। लेकिन तुम लोगों को इसका कोई पछतावा नहीं है और इस बार तो मामला बेहद गंभीर है। अगर ऐसा है तो हम उस दुनिया को वापस ले लेंगे जो हमारे सिंह परिवार से संबंधित है। आर्यन बहुत धीरे धीरे चल रहा था और उसने जो भी कदम उठाया वो बहुत सावधानी से उठाया। हालांकि उन्हें खतरे का जरा भी एहसास नहीं था। यहाँ तक कि स्नो व्हाइट जो उसके पीछे चल रहा था को भी कोई भनक नहीं थी। शाही मंदिर के पूरे इलाके में केवल महिपाल था, उसके अलावा वहाँ कोई नहीं था। इसके अलावा आर्यन को आगे बढ़ना पड़ रहा था, क्योंकि महिपाल के शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकल रही थी। सुनहरी रोशनी से चमक रहे महिपाल को आगे बढ़कर मारने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। महिपाल बेतहाशा हंसा और कहा, तुम्हारे सिंह परिवार की दुनिया। हाँ हाँ, क्या मजाक है। तुम्हारा सिंह परिवार खुद को क्या समझता है?
क्या तुम्हें लगता है कि अन्य 3 स्तंभों को खत्म करने और शाही परिवार को खत्म करने से यह तुम्हारे सिंह परिवार की दुनिया होगी? बच्चे, सपना देखना बंद करो। इसके अलावा तुम जल्द ही मरने वाले हो। वहाँ महिपाल बुरी तरह हंसा। शाही मंदिर के सामने उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। आर्यन भी हंसा और कहा, तुम्हारे पोते ने भी कहा था कि वो मुझे मार देगा। देखो, मैं तो जिंदा हूँ, लेकिन वो मर चुका है। तुम्हारे बेटे ने भी कहा था कि वो मुझे नहीं जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन एक बार फिर मैं तुम्हारे सामने हूँ और सही सलामत हूँ, लेकिन तुम्हारा बेटा मर चुका है। इस बारे में महिपाल के अलावा किसी को भी नहीं पता था कि शिशुपाल उसका नाजायज बेटा था, यहाँ तक कि खुद शिशुपाल को भी नहीं पता था। हालांकि आर्यन को इस बारे में जासूस अरुण ने बताया था। वो शाही महल में एक जासूस के रूप में कई वर्षों से रह रहा था, तो उसने इस रहस्य को खोज लिया था। महिपाल की आंखें सिकुड़ गईं। मरने वाले इंसान को कभी इतना घमंडी नहीं होना चाहिए। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम इसे घमंड कहते हो? अभी तक तुमने देखा ही नहीं है कि मैं कितना घमंडी हूँ। यह बोलते हुए आर्यन ने एक बार फिर कुछ कदम आगे बढ़ते हुए महिपाल को देखते हुए, जिसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, वो बड़बड़ाया, युद्ध सम्राट, चमकता हुआ सुनहरा युद्ध सम्राट, तुम्हें उसे मार देना चाहिए। हा, मैं उसे जरूर मार दूंगा। जब उसने महिपाल के शरीर से निकलने वाली लेवल 5 युद्ध सम्राट की शक्तियां देखी तो वो कांप उठा, मानो उसने किसी नग्न महिला को देखा हो। अचानक आर्यन के पीछे से एक चिल्लाहट आई, आर्यन, कभी भी शाही मंदिर में कदम मत रखना। आर्यन ने मुड़कर कुछ 100 मीटर दूर प्रवेश द्वार को देखा। दादाजी, आप यहाँ क्यों हैं? हाँ, वजरनाथ सिंह, तुमने देर कर दी है। अब तुम्हारा अनमोल पोता मरने वाला है। महिपाल बुरी तरह हंसा। फिर उसका हाथ हिला और एक कर्कश आवाज के साथ उसने चिल्लाया, अपरिहार्य जाल सामरिक गठन। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी हथेली से शक्तियों की एक लहर निकली जो एक भयंकर थप्पड़ के साथ जमीन से टकराई। जमीन में दरार आ गई। अनगिनत शक्तियों की लहरें दरारों में घूमती रहीं और लगातार शक्तियों के जारी रहने से पूरा मंदिर कांप उठा। अंतहीन हत्या का इरादा लगातार फूट रहा था। मंदिर की जमीन पर हर जगह दरारें पड़ चुकी थी। फिर उन दरारों से काले कवच पहने कई योद्धा बाहर निकले। वो असली लोग नहीं थे, बल्कि भूतों की तरह लग रहे थे। उनमें से हर एक का आत्मिक शरीर था, लेकिन उनमें से हर एक से क्रूर शक्तियां निकल रही थी, जैसे कि वो वास्तविक लोग थे। मंदिर में हजारों आत्माएं इकट्ठी थीं, जिनके हाथों में जादुई हथियार थे और सभी की नजरें आर्यन पर टिकी हुई थी। महिपाल, हिम्मत मत करना। वजरनाथ सिंह का दिल बैठ गया और उसने गुस्से में कहा। वो अपने दिल में बहुत ज्यादा हैरान था। वो जानता था कि अपरिहार्य जाल शाही परिवार का सबसे खतरनाक हुक्म का इक्का था, लेकिन वो यह भी जानता था कि अपरिहार्य जाल सामरिक गठन को सीखना भी उतना ही मुश्किल था। इसके अलावा वजरनाथ सिंह ने कभी नहीं सोचा था कि शाही परिवार वास्तव में उन सभी लोगों को मार डालेगा जिन्होंने अपरिहार्य जाल सामरिक गठन सीखा था और उनकी सोल्स को कैद करके स्पिरिट सॉल योद्धाओं में बदल देगा। इस तरह वो अपरिहार्य जाल सामरिक गठन की शक्ति को पूरी तरह से संरक्षित करने में सक्षम होंगे। ये बहुत ज्यादा क्रूर काम था कि हजारों लोगों के जीवन को इस तरह खत्म कर दिया गया था। फिर उन्हें हजारों वर्षों से शाही परिवार द्वारा गुलाम बना लिया गया और हमेशा के लिए केवल शाही मंदिर की रक्षा में लगा दिया गया। इस तरह वो कभी पुनर्जन्म नहीं ले पाएंगे। उसे मानना ही पड़ा कि शाही परिवार के तरीके बहुत भयावह थे। हाँ, वजरनाथ सिंह, अब पछताने का कुछ फायदा नहीं है। जल्द ही तुम्हारा नंबर भी आएगा। वैसे क्या तुम्हें पता है इससे पहले इस गठन की चपेट में आकर किसने अपनी जान दी थी? महिपाल ने हंसते हुए कहा। यह सभी वो योद्धा हैं जिन्होंने तुम्हारे सिंह परिवार के ड्रैगन स्लेयर गॉड को निपटाया था। उस वक्त ड्रैगन स्लेयर गॉड ने सभी दुष्ट दिमन सेना को मार डाला और थक गए थे। फिर उसे मेरे शाही परिवार ने अपरिहार्य जाल सामरिक गठन का इस्तेमाल करके घाटी में सील कर दिया था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन स्लेयर गॉड शाही परिवार के 1000 से ज्यादा योद्धाओं को मारने के लिए सर्वोच्च हथियार का इस्तेमाल करेगा। उस समय अपरिहार्य जाल गठन ने अपनी शक्ति खो दी थी। किसी ने नहीं सोचा होगा कि उस समय हमारा शाही परिवार रक्त शोधन संप्रदाय की एक शाखा थी। ब्लड रिफाइनमेंट स्पिरिट सीलिंग तकनीक का उपयोग करते हुए
हमने इन मृत लोगों की सोल्स को निकाला और फिर अपरिहार्य जाल सामरिक गठन सीखने वाले अन्य 1800 योद्धाओं को मार डाला। हमने उनकी सोल्स को हमेशा के लिए उनके शरीर में कैद कर लिया और उन्हें हमेशा के लिए हमारे शाही परिवार की रक्षा करने के लिए कहा। हा हा हा। महिपाल जितना ज्यादा बोलता गया उतना ही ज्यादा उत्साहित होता गया, जैसे कि उसने कुछ महान किया हो। अपरिहार्य जाल सामरिक गठन को मेरे शाही परिवार द्वारा हमेशा के लिए संरक्षित किया गया है। यह सभी स्पिरिट सॉल योद्धा हमारे नियंत्रण में रहेंगे। हा हा हा। अचानक महिपाल ने ड्रैगन स्लेयर के आधे हिस्से को उठाया और तेज आवाज में गरजते हुए कहा, गठन को सक्रिय करो, आर्यन को मार डालो और उसकी आत्मा को बाहर निकाल लो। मैं चाहता हूँ कि उसकी आत्मा शाही परिवार के महान मंदिर के सामने हमेशा के लिए घुटनों के बल बैठी रहे। मैं चाहता हूँ कि उसका सिंह परिवार शाश्वत दंड के लिए समर्पित हो। हा हा हा। जैसे ही उसने ऐसा कहा, सॉल योद्धा पागलों की तरह बर्ताव करने लगे, जैसे कि उनमें अपनी कोई समझ नहीं थी। वज्रनाथ सिंह बहुत चिंतित था। वो किसी और चीज की परवाह किए बिना आगे भागा। आर्यन। हालांकि जैसे ही उसने महान मंदिर की सीमा में कदम रखा, उसे एक अत्यंत खतरनाक अदृश्य शक्ति द्वारा पीछे की ओर उड़ा दिया गया। उसने आंगन की दीवार को तोड़ दिया और खून का थक्का मुंह से थूका। महिपाल जोर से हंसा। हा हा हा। वज्रनाथ सिंह, अपनी शक्ति बर्बाद मत करो। ड्रैगन स्लेयर गॉड उस समय युद्ध सम्राट क्षेत्र का विशेषज्ञ था और वो भी इससे बाहर नहीं निकल सका था। तो तुम आर्यन के बारे में भूल जाओ। वो धीरे धीरे तुम्हारे सामने मर जाएगा। अपने पोते को धीरे धीरे मरते हुए देखना बहुत अच्छा लगेगा। हा हा हा। आर्यन जिस गठन में था वो एक सुनहरी रोशनी के साथ चमक रहा था। यह ठीक उसी तरह की सुनहरी रोशनी थी जैसी महिपाल के शरीर से निकल रही थी। हालांकि उन सॉल योद्धाओं के शरीर से कोई सुनहरी रोशनी नहीं निकल रही थी, इसलिए आर्यन ने निष्कर्ष निकाला कि इस पर बाहरी हमलों का भी कोई असर नहीं होगा। फिर वो जोर से चिल्लाया, दादाजी मत आओ। यह गठन बहुत मजबूत था और गठन के केंद्र में आर्यन खतरनाक शक्तियों को महसूस कर सकता था। ये गठन मकड़ी के जाल की तरह था जिसमें शक्तियों के बीच संबंध सक्रिय हो गया था। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हारे इस अपरिहार्य जाल को तोड़ नहीं सकता, आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा। मैं पहले ही सिंह परिवार के ड्रैगन जाल फॉर्मेशन को तोड़ चुका हूँ। ड्रैगन जाल फॉर्मेशन की तुलना में तुम्हारे इस गठन में केवल थोड़े अधिक शक्तिशाली लोग हैं। वज्रनाथ सिंह कांप गया। वो एक सदमे में अपनी जगह पर खड़ा था और पूछा, आर्यन, क्या तुमने सच में सिंह परिवार की ड्रैगन जाल फॉर्मेशन को तोड़ दिया? महिपाल का चेहरा भी सदमे से भर गया। गठन के स्तर के संदर्भ में ड्रैगन जाल फॉर्मेशन अपरिहार्य जाल गठन से ऊपर थी, लेकिन उसे वास्तव में आर्यन द्वारा तोड़ा गया था। सिंह परिवार के पूर्वज द्वारा बनाई गई उस फॉर्मेशन को दसियों हजार सालों से कोई नहीं तोड़ पाया था। यहाँ तक कि सिंह परिवार के लोग भी नहीं जानते थे कि इसे कैसे तोड़ा जाए, वो केवल फॉर्मेशन बनाना जानते थे। जहाँ तक आर्यन की बात है, वो एक युवा जो 20 साल का भी नहीं था, वास्तव में ड्रैगन जाल फॉर्मेशन को तोड़ सकता था। यह एक मजाक से कम नहीं था। महिपाल ने हंसते हुए कहा, आर्यन, तुम जितना चाहें उतना घमंड कर सकते हो। अपरिहार्य जाल का निर्माण ड्रैगन जाल फॉर्मेशन से पूरी तरह से अलग है। तुम बस इस अपरिहार्य जाल में मरने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हा हा हा। उसे आर्यन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। आर्यन ने आगे कोई बहस नहीं की। अचानक उसकी आवाज डूब गई और वो चिल्लाया, स्नो व्हाइट। सिस्टम स्पेस में स्नो व्हाइट ने अपनी आंखें खोली और अगले ही पल का आर्यन के आसपास एक रोशनी फैल गई। जब रोशनी गायब हुई तो वहां एक डिवाइन बीस्ट वुल्फ दिखाई दिया, जो एक दिल दहलाने वाली गुर्राहट के साथ तुरंत आगे बढ़ा और सॉल योद्धाओं पर एक शक्तिशाली हमला किया। सॉल योद्धा मिट्टी के बर्तनों की तरह बिखर गए, लेकिन अगले ही पल सॉल योद्धाओं का शरीर फिर से बनने लगा और अपनी मूल स्थिति में वापस आ गए, जैसे उन पर कोई हमला ही ना किया गया हो। हा हा हा। तो क्या हुआ अगर ये एक डिवाइन बीस्ट है? सॉल योद्धा सिर्फ एक आत्मा है, उन्हें बिल्कुल नहीं मारा जा सकता। हा हा हा। महिपाल स्नो व्हाइट को देखकर बुरी तरह हंसा। हालांकि वो अपने दिल में चौंक गया था। इस बच्चे के पास वास्तव में एक डिवाइन बीस्ट भी है। उसे जीवित नहीं छोड़ा जा सकता है। मैं बिल्कुल भी उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। मुझे उसे मारना होगा। आर्यन ने एक बार फिर से चिल्लाते हुए कहा।
आइस फायर। आर्यन के शरीर से एक बार फिर सफेद रोशनी निकली और आइस फायर ड्रैगन बाहर आया। वो तुरंत उसकी पीठ पर चढ़ गया। अपने पंखों की एक फड़फड़ाहट के साथ आइस फायर सीधे आसमान में उड़ गया। महिपाल ने हंसते हुए कहा, तुम हवा से भागना चाहते हो, लेकिन यह बेकार है, हा हा हा। अचानक कई सॉल योद्धा इंसान के रूप में बदल गए जो तुरंत आसमान की ओर उड़ गए। फिर उन्होंने एक बड़ा सा पिंजरा बनाया और आइस फायर ड्रैगन पर हमला कर दिया। आइस फायर ड्रैगन ने अपने मुंह से आग की लपटों से उस पिंजरे को नष्ट कर दिया, लेकिन जब उसने सॉल योद्धाओं पर हमला किया तो उन पर कुछ असर नहीं हुआ। यह पूरी तरह से बेकार था। यह ऐसा था जैसे वो अजेय थे, किसी भी हमले से प्रतिरक्षित थे। इसके अलावा उनके हमले बहुत ज्यादा खतरनाक थे। अगर आइस फायर ड्रैगन शक्तिशाली नहीं होता और अपना बचाव नहीं कर पाता तो वो अब तक मर चुका होता। आर्यन ने आसमान की ओर देखा और सोचा, लगता है आसमान में भी इसका कोई तोड़ नहीं है। सॉल योद्धा वास्तव में खतरनाक थे, उन पर किसी भी हमले का कोई असर नहीं हो रहा था। अगर इस तथ्य को छोड़ भी दिया जाए तो भी उड़कर गठन से बाहर नहीं निकला जा सकता था। स्नो व्हाइट आइस फायर सिस्टम स्पेस में वापस जाओ, आर्यन ने कहा। स्नो व्हाइट और आइस फायर को समझ नहीं आया। मास्टर, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप अकेले इस गठन को नहीं तोड़ पाएंगे। मास्टर, हमें रहने दीजिए। हमारे हमले इन सॉल योद्धाओं के खिलाफ बेकार हो सकते हैं, लेकिन अगर हम महिपाल को मार देते हैं तो हम इस गठन को तोड़ सकते हैं। महिपाल के पास निश्चित रूप से उन सॉल योद्धाओं को काबू करने की कोई शक्ति होगी। अगर वो मर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालांकि उनके बीच बहुत दूरी थी और आइस फायर के साथ मिलकर जुड़वा हमला करना बेकार होगा। अगर उन्हें जुड़वा हमला इस्तेमाल करना था और उसे मारना था तो उन्हें उसके करीब जाने की जरूरत थी। भले ही वो इस हमले से महिपाल को मार ना सके, फिर भी वो उसे भारी नुकसान पहुंचा सकते थे और एक बार जब वो घायल हो जाता तो गठन की शक्ति निश्चित रूप से प्रभावित होती। स्नो व्हाइट ने पूछा, मास्टर, जैसा आइस फायर ने कहा कि हम महिपाल को मार सकते हैं तो हमें आपके साथ चलने दीजिए। हम कम से कम आपके लिए उन सॉल योद्धाओं के हमले रोक सकते हैं। यह सही है। बड़े भाई स्नो व्हाइट ठीक कहते हैं। मास्टर, आइए हम आपके लिए रास्ता खोल दें। हम उन्हें मार नहीं सकते, लेकिन हम उनके हमले रोक सकते हैं और आपके लिए रास्ता बना सकते हैं। हमारी खाल मोटी है, हम उनके हमले सह सकते हैं। उनकी शारीरिक रक्षा आर्यन की तुलना में बहुत मजबूत थी और वो उन सॉल योद्धाओं के खतरनाक हमलों को रोक सकते थे। हालांकि आर्यन के दिल में स्नो व्हाइट और आइस फायर दोनों उसके भाई थे। फिर चाहे वो कितनी ही बड़ी मुसीबत में क्यों ना होता तो भी वो उन दोनों को अपने लिए नुकसान नहीं उठाने देता। वैसे भी आर्यन उन मिट्टी के खिलौनों से डरने वाला नहीं था। फिर उसने उनसे मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं उन्हें रोक नहीं पाऊंगा तो मैं तुरंत तुम दोनों को बाहर बुला लूंगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये भूत मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। जैसे ही उसने ऐसा कहा, उसका शरीर हल्का सा कांप उठा। आसमानी कवच, बाहर आओ। इसके तुरंत बाद आर्यन के शरीर पर होली स्टेज का एक आसमानी कवच चढ़ गया। यह पूरी तरह से काला था, जो प्राचीन रून्स के साथ तराशा गया था। एक काली रोशनी के साथ चमक रहा था, एक काली शक्तियों का उत्सर्जन कर रहा था। यह अतुलनीय रूप से दबंग था। आसमानी पंख आओ। उसकी पीठ पर दो बड़े काले पंख दिखाई दिए। वो एक काले ड्रैगन के स्केल्स की तरह अतुलनीय रूप से भव्य और पूरी तरह से काले थे। आसमानी जूते, बाहर आओ। आर्यन के पैरों के नीचे दो काले जूते दिखाई दिए। आसमानी स्वॉर्ड, बाहर आओ। अंत में आर्यन ने आसमानी स्वॉर्ड को बुलाया, जो करीब 2 मीटर लंबी एक तलवार थी। वो भी बाकी चीजों की तरह पूरी काली थी और उस पूरी तलवार को प्राचीन रून्स ने ढका हुआ था। जैसे ही स्वॉर्ड दिखाई दी, स्वॉर्ड शक्तियों ने तुरंत तबाही मचा दी। उसी वक्त आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। आसमानी स्वॉर्ड की विशेषता 100% आक्रमण और 100% रक्षा को सक्रिय करने के लिए बधाई। इतनी सारी होली स्टेज चीजों को देखकर महिपाल का शरीर कांप उठा। वो पूरी तरह से दंग था। हजारों साल बाद भी शाही परिवार के पास एक भी ऐसा खजाना नहीं था, लेकिन उस लड़के के पास उन खजानों का भंडार था।
ड्रैगन स्लेयर एक डिवाइन ब्लेड थी, 2 डिवाइन बीस्ट, डिवाइन स्टेज की अनगिनत तकनीकें, और अब उनसे भी कीमतें एक दुर्लभ खजाने की तरह जो शायद ही कभी किसी ने देखा हो। होली स्टेज की इतनी सारी चीजें थी, अगर बाहर की दुनिया को इस बारे में पता चलता तो वो मरते दम तक उससे यह खजाने छीनने के लिए लड़ते। उसकी तुलना में महिपाल बहुत छोटा महसूस कर रहा था। जब लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो कभी कभी वो वास्तव में मर जाते हैं। जब आपको लगता है आपके पास एक अच्छा दुर्लभ खजाना है तो अन्य लोगों के पास उससे भी बेहतर कोई चीज होती है। जिस वक्त ड्रैगन स्लेयर सिंह परिवार में पहली बार देखा गया था, उसी वक्त से शाही परिवार उसे हासिल करना चाहता था। इस ड्रैगन स्लेयर के लिए उन्होंने बहुत खून बहाया था, तब जाकर अंत में उसका आधा हिस्सा प्राप्त किया था। जब वो इस बात से खुश थे कि सिंह परिवार ने अपने खजाने का आधा हिस्सा खो दिया है, तो किसने सोचा होगा कि आर्यन के पास उससे भी बेहतर खजानों का भंडार होगा। महिपाल गुस्से में लगभग आग उगल रहा था। उसकी आंखों में आर्यन की हत्या का इरादा साफ चमक रहा था, लेकिन अभी यह कुछ भी नहीं था। जब वो होली स्टेज की इतनी सारी चीजों की उपस्थिति से हैरान ही था कि तभी आर्यन एक बार फिर चिल्लाया, थंडर ड्रैगन बेल, बाहर आओ। आर्यन के ऊपर एक विशाल घंटी की छाया दिखी जिसने उसको पूरी तरह से ढक दिया था, और घंटी की आवाज बिजली की गड़गड़ाहटों की तरह थी जिसने सभी सॉल योद्धाओं को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। आर्यन के कंधे पर ड्रैगन स्लेयर रखा था, उसके हाथ में आसमानी स्वॉर्ड थी, उसके शरीर पर आसमानी कवच था और उसके सिर के ऊपर थंडर बेल घूम रही थी। यह देखकर वो दंग रह गया। उसकी आंखों और कानों से लगभग खून टपकने लगे था। उनमें से हर एक चीज अतुलनीय रूप से दुर्लभ और खतरनाक थी। कितने योद्धा अपने पूरे जीवन में एक भी अर्थ स्टेज की चीज हासिल नहीं कर पाते थे, लेकिन आर्यन का पूरा शरीर ऐसी दुर्लभ चीजों से भरा हुआ था जिन्हें वो कभी देख भी नहीं सकते थे। महिपाल इतने गुस्से में थे कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अगर उसकी उच्च स्तर की शक्तियां नहीं होती तो वो गुस्से में खून की उल्टियां कर देता। अपने हाथ में ड्रैगन स्लेयर के आधे हिस्से को देखकर महिपाल को लगा जैसे उसका अपमान किया गया हो। यह भावना बहुत असहनीय थी। दूसरी ओर शाही मंदिर के बाहर नंदीश ने तुरंत आदेश दे दिया, मेरे आदेश के बिना किसी को भी शाही मंदिर के करीब जाने की अनुमति नहीं है। अतुल, तुम इस जगह पर ही रुको, अगर कोई भी उस ओर जाने की कोशिश करें तो उसे तुरंत मार डालो। अतुल ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है कुलपति। इसके तुरंत बाद नंदीश शाही मंदिर की ओर भाग गया, क्योंकि उसे उस ओर से एक अत्यंत खतरनाक शक्ति महसूस हो रही थी। हालांकि जब उसने मंदिर के प्रवेश द्वार को देखा तो वो पूरी तरह से चकित रह गया और बोला, पिताजी, क्या वो आर्यन है? वज्रनाथ सिंह को उसकी आवाज से होश आया और वो तुरंत खुश होते हुए चिल्लाने लगा, वो आर्यन है, वो सच में आर्यन ही हैं। हा हा हा, अच्छा लड़का, तुमने मुझे सचमुच चौंका दिया है। फायर ग्लास तो छोड़ो, बल्कि पूरे फायर ग्लास राजवंश के पास इतनी दुर्लभ चीजें नहीं थी जितनी अभी आर्यन के पास थी। इसका मतलब कि उनका सिंह परिवार पल भर में पूरे फायर ग्लास राजवंश में ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हा हा हा, वज्रनाथ सिंह बहुत खुश था। आर्यन को देखकर वो अतुलनीय रूप से गर्वित था। उसे आर्यन पर गर्व था। आर्यन के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी और वो ऐसे ही मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहा था। महिपाल, तुम्हारा यह अपरिहार्य जाल सामरिक गठन कितना शक्तिशाली है? क्या यह मुझे रोक सकता है? चलो देखते हैं कि क्या तुम मेरे बचाव को तोड़ सकते हो या नहीं। अहंकारी, वो अतुलनीय रूप से अहंकारी था। आर्यन उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे वो एक बेवकूफ हो। उसने अपनी स्वॉर्ड उठाई और महिपाल की नाक की ओर इशारा किया और कहा, क्या हुआ फायर ग्लास शहर के कुत्ते? आओ आओ, अपने सॉल योद्धाओं को मुझे मारने भेजो। क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे? आओ फिर। वो बहुत घमंडी था। फायर ग्लास शहर के सबसे शक्तिशाली इंसान को उसने एक कुत्ता कहा, और यह तब था जब वो एक खतरनाक गठन में फंसा हुआ था जिससे खुद ड्रैगन स्लेयर गॉड भी नहीं निकल पाया था। उसके इस अहंकार से महिपाल को इतना गुस्सा आया कि उसके सिर से धुआं निकल आया। फिर वो गुस्से में चिल्लाया, उसे मार डालो, मार डालो, मार डालो। तुरंत अपरिहार्य जाल गठन हत्या के इरादे से भर गया
और सभी सॉल योद्धा आर्यन की ओर दौड़े। आर्यन की भौहें थोड़ी फड़क उठी और उसने अपने मन में सोचा, हमारे बीच अभी भी बहुत दूरी है, मैं महिपाल की असली शक्तियों को भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ और कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। मार दो, मार दो। अनगिनत सॉल योद्धाओं ने आकाश को ढक लिया और आर्यन की ओर टूट पड़े। हालांकि आर्यन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और बड़े कदमों के साथ आगे बढ़ा। सॉल योद्धाओं के हमले स्नो व्हाइट और आइस फायर ड्रैगन की तरह खतरनाक थे। थंडर ड्रैगन बेल भी उनका सामना नहीं कर सकी, सब कुछ बेकार ही था। हालांकि आसमानी कवच उनके हमलों का आसानी से सामना कर सकता था। आखिर वो एक होली स्टेज का कवच था जो आसमानी शक्तियों से भरा हुआ था। आर्यन घमंड से हंसा, फायर ग्लास शहर के कुत्ते, यह किस तरह की ताकत है? यह मुझे गुदगुदी करने वाली ताकत जितनी भी मजबूत नहीं है। अगर मैं तुमसे कहूं तो क्या तुम उन्हें थोड़ी और ताकत दे सकते हो, ताकि कम से कम मुझे थोड़ी खुजली कर दें? हाँ हाँ हाँ। आर्यन कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था और वो अपनी बातों से महिपाल को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था। वो महिपाल की शक्तियों को महसूस करना चाहता था। वो जानना चाहता था कि क्या महिपाल ही उन सॉल योद्धाओं को काबू कर रहा था और क्या वो ही गठन का मूल था। इसके अलावा वो दूरी कम करना चाहता था ताकि वो आइस फायर ड्रैगन के साथ जुड़वा हमले का इस्तेमाल कर सके। महिपाल उसकी बातों को सुनकर इतने गुस्से में था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। आर्यन की घमंडी हंसी को देखकर वो खुद अपने हाथों से उसे मारना चाहता था। तुम बहुत कमजोर हो, सच में बहुत कमजोर। तुम्हें थोड़ा और मजबूत बनने की जरूरत है ताकि तुम मेरा सामना कर सको। फायर ग्लास शहर के बड़े कुत्ते, क्या यही तुम्हारे शाही परिवार का हुक्म का इक्का है? मुझे लगता है कि ये भी तुम्हारी तरह सिर्फ कचरे का एक गुच्छा है। आर्यन उसे उकसाते हुए कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। हालांकि कोई भी सॉल योद्धा नहीं था जो उसके बचाव को तोड़ सके, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो सीधे जितनी जल्दी हो सके महिपाल की ओर भाग सकता था। इसके अलावा जब सॉल योद्धा उस पर हमला कर रहे थे तो उसे चोट नहीं लगी थी, लेकिन वो उन्हें महसूस कर सकता था। मास्टर, अभी भी 100 मीटर बाकी हैं, आइस फायर ने हिसाब लगाते हुए कहा। आर्यन ने अपने दिल में सोचा, 100 मीटर है ना? उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। अभी भी 99 मीटर बचा है। महिपाल, बस मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें जल्द ही पश्चिमी नरक में भेज दूंगा। 3000 से अधिक सॉल योद्धाओं ने हमला करना जारी रखा। गठन की शक्ति अपने उच्चतम बिंदु तक बढ़ती रही, लेकिन यह पूरी तरह से बेकार थी। इससे आर्यन को कोई नुकसान नहीं हो सका। वजरनाथ सिंह और नंदीश दोनों हैरान थे। तो गठन को वास्तव में इस तरह से तोड़ा जा सकता है? अच्छा बेटा। हाँ हाँ हाँ। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। फिर वजरनाथ सिंह जोर से हंसते हुए बोला, महिपाल कुत्ते, क्या यह अपरिहार्य जाल गठन खतरनाक नहीं है? अब इसे क्या हो गया है? इसे गठन को तोड़ना नहीं बल्कि गठन का उपेक्षा करना माना जा सकता था। आर्यन अभी भी गठन में था, पर उसका उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इससे महिपाल को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने दांत दबा लिए। उसने तुरंत हेवन स्टेज का एक कवच पहन लिया जिसकी रक्षा शक्ति तोड़ी नहीं जा सकती थी। लेकिन वो गुस्से में आर्यन की ओर नहीं भागा। इसके बजाय वो ठंड से हंसा। आर्यन, भले ही तुम्हारा बचाव कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, फिर भी तुम इस गठन को तोड़ नहीं सकते। तुम मेरे करीब आना चाहते हो और मुझे उस ड्रैगन से मरवाना चाहते हो, है ना? हाँ हाँ हाँ, महिपाल उन्मादी ढंग से हंसा। आर्यन ने गुस्से में कहा, उसे कैसे पता चला? उसी समय उसने एक कदम आगे रखा और अपने दिल में चिल्लाया, आइस फायर, हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। आइस फायर ड्रैगन का दिल कस गया और उसने कहा, मास्टर, अभी भी आधा मीटर बचा है, आपको बस एक कदम और आगे बढ़ने की जरूरत है। आर्यन ने एक बार फिर अपना पैर उठाया और यही वो समय था जब उसे महिपाल की वास्तविक शक्तियों का उतार चढ़ाव महसूस हुआ। यही वो समय भी था जब महिपाल अचानक चिल्लाया, उसे वापस ले जाओ। जैसे ही उसकी आवाज फीकी पड़ी, सभी सॉल योद्धा तुरंत एक पंक्ति में इकट्ठा हो गए और उन्होंने एक साथ घनी शक्ति का एक हमला किया जो सीधे आर्यन की छाती में लगा। हालांकि इससे आर्यन को कोई नुकसान तो नहीं हुआ,
लेकिन उसे वापस पीछे की ओर धकेल दिया गया था। उनके बीच दूरी 500 मीटर तक वापस आ गई और वो वापस शुरुआती बिंदु पर लौट आया था। आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि महिपाल को कैसे पता चला कि वो आइस फायर ड्रैगन के साथ एक हमला करना चाहता है। आर्यन ने फायर ग्लास शहर में इससे पहले जुड़वा हमले का केवल एक बार इस्तेमाल किया था, जो पूरी तरह से अदृश्य था, जिसे खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता था। फिर उसे इस बारे में कैसे पता चला? ऐसा नहीं था कि महिपाल ने उसे अपनी आंखों से देखा था, बल्कि यह उसकी शक्तियों की वजह था। जिस वक्त आर्यन ने अपना कदम उठाया था तो वो उसकी शक्तियों में बदलाव महसूस कर सकता था। उसकी शक्तियां लेवल 6 युद्ध सम्राट तक पहुंच चुकी थी और इस बिंदु पर वो अपने आसपास की शक्तियों में छोटे से छोटे बदलाव महसूस कर सकता था। फिर चाहे वो कितना ही कमजोर शक्तियां क्यों ना हो, वो उन्हें पूरी तरह से महसूस कर सकता था। महिपाल बुरी तरह हंसा। क्या हुआ कुत्ते के बच्चे? क्या तुम मुझे मारोगे नहीं? चलो आओ मुझ पर हमला करो, उसने उसी के भाषा में हंसते हुए कहा। भले ही तुम इन 100 योद्धाओं का सामना कर सकते हो, लेकिन तुम इस अपरिहार्य जाल सामरिक गठन को नहीं तोड़ सकते। भले ही तुम्हारे पास इतनी सारी होली स्टेज और डिवाइन स्टेज की चीजें हों, लेकिन तुम उन्हें ज्यादा समय तक सक्रिय नहीं रख सकते। इससे तुम्हारी शक्तियां तेजी से खर्च होंगी और एक बार शक्तियां खर्च होने के बाद तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। मैं तुम्हें थकाकर और तड़पा तड़पा कर मारूंगा। हा हा हा। वाक्य जैसा कि महिपाल ने कहा था, वो इस गठन को नहीं तोड़ पा रहा था। उसकी ट्रयू एनर्जी भी तेजी से कम हो रही थी। इस हिसाब से वो जल्द ही थक जाएगा और 100 योद्धाओं के हाथों मारा जाएगा। मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसे तोड़ नहीं सकता। आर्यन एक बार फिर उसकी ओर भागा और अपने मन में आइस फायर ड्रैगन से कहा, आइस फायर, दूरी का हिसाब लगाना। आइस फायर ने तुरंत जवाब दिया, हाँ मास्टर। आर्यन ने अपनी टेलीपोर्ट तकनीक का इस्तेमाल किया और आसमानी जूतों की शक्ति को उनकी हद तक जारी किया। फिर आगे की ओर एक पैर पटका। अगले ही पल उसने 100 मीटर की दूरी एक कदम में तय कर ली। हालांकि वो जितना मजबूत होता, उतना ही अपरिहार्य जाल सामरिक गठन मजबूत होता। मास्टर, अभी भी 5 मीटर बचे हैं। इससे पहले कि वो अगले 5 मीटर की दूरी को कम कर पाता, महिपाल ने मजाक में कहा, वापस जाओ। गठन बदल गया। 100 योद्धाओं ने एक बार फिर एक हमला किया और आर्यन को एक बार फिर अपनी मूल स्थिति में वापस धकेल दिया। भाड़ में जाओ। फिर से आर्यन फिर से एक पागल की तरह दौड़ पड़ा। महिपाल शालीनता से हंसा, हाँ हाँ हाँ, चाहे तुम कितनी भी बार कोशिश करो, ये बेकार है। छोटे कुत्ते, यहाँ तक कि तुम्हारा पूर्वज ड्रैगन स्लेयर गॉड भी गठन को तोड़ नहीं सका था, इसलिए तुम तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ। उसे किसी बात की चिंता नहीं थी, ना ही उसे इस बात की चिंता थी कि आर्यन उसके करीब आ जाएगा। उसे पूरा विश्वास था कि उसके ऐसा करने से पहले ही उसे वापस धकेल दिया जाएगा। बूम! आर्यन एक बार फिर से आगे बढ़ा था, लेकिन एक बार फिर वो शुरुआती बिंदु पर लौट आया। उसका शरीर पसीने से भीग गया था। मैं वास्तव में पास नहीं जा सकता, स्नो व्हाइट ने कहा। मास्टर, मुझे बाहर आने दीजिए, मैं आपके लिए रास्ता बनाता हूँ। तभी आइस फायर ने कहा, बड़े भाई, रास्ता खोलने का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। वो सिर्फ कुछ मरे हुए योद्धा हैं, भले ही मैं उन्हें ना मार सकूं, लेकिन वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसा नहीं था कि वो मजबूत नहीं थे, भले ही वो उनके हमलों का सामना कर ले और उन्हें मार दें, लेकिन वो फिर से अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाते थे। उन 100 योद्धाओं को किसी अदृश्य शक्ति द्वारा काबू किया जा रहा था। अपरिहार्य जाल गठन के कोर में भी खतरनाक शक्तियां थी। अगर जब तक कोई गठन को तोड़ नहीं देता, तब तक उससे बाहर निकलने असंभव था, और जब तक गठन टूट नहीं जाता, तब तक 100 योद्धाओं को मारना नामुमकिन था। कमीने, फिर से आओ, फिर से हमला करो, तुम क्यों नहीं आ रहे हो? इस बार महिपाल उसका मजाक उड़ा रहा था। उसे खुद पर बहुत गर्व हो रहा था। वो गठन की शक्तियों से बहुत खुश था। इसके अलावा जिस समय वो हंस रहा था, उसकी नजर मंदिर के प्रवेश द्वार पर खड़े वज्रनाथ सिंह और नंदीश पर पड़ी, जिन्हें देखते हुए उसकी आंखें काली हो गई और उनमें हत्या का इरादा झलकने लगा। तुमने मुझे दर्द दिया था ना, अब दर्द सहने की तुम्हारी बारी है। तुमने मेरे बेटे और मेरे पोते को मार डाला
अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दादा और चाचा को अपने सामने मरते हुए देखो। इतना कहने के तुरंत बाद उसका शरीर धुंधला पड़ गया और अगली बार वो मंदिर के प्रवेश द्वार पर वज्रनाथ सिंह के सामने दिखाई दिया। उसके शरीर से खतरनाक शक्तियां लगातार निकल रही थी और उसने हंसते हुए कहा, वज्रनाथ सिंह, तुम्हारा वक्त पूरा हुआ। महिपाल ने अपनी लेवल 6 युद्ध सम्राट की शक्तियों के साथ सीधे वज्रनाथ सिंह की छाती पर वार किया, लेकिन बहुत जल्द उसके भाव बदल गए। इसके पीछे का कारण यह था कि वज्रनाथ सिंह ने ना तो बचने की कोशिश और ना ही उसके हमले को चकमा दिया। तभी वज्रनाथ सिंह का शरीर हिला और उसके शरीर से ड्रैगन की उग्र गर्जनाएं निकलने लगी। 1 सेकेंड से भी कम समय में उसका पूरा शरीर ड्रैगन स्केलस से ढक गया और उसने अपनी हथेली की मदद से महिपाल के हमले का स्वागत किया। 2 हथेलियां आपस में टकराई और चारों तरफ शक्तियों की लहर का एक कोहराम मच गया। तेज गड़गड़ाहट की आवाजों की लहरें उठती रही, चारों ओर रेतीला तूफान तबाही मचाने लगा। पत्थर कंकड़ों की तरह आसमान में उड़ने लगे। उन दोनों के पैरों की नीचे की जमीन लगातार धंसती रही। नंदीश उनसे बहुत पीछे हट गया था। अगर वो थोड़ा भी करीब होता तो उनकी शक्तियों की लहर से मारा जाता। महिपाल और वज्रनाथ सिंह दोनों कई कदम पीछे हट गए। महिपाल के चेहरे पर अभी भी सदमे के भाव थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह क्या था। वज्रनाथ सिंह ने अपने मुंह से खून पूंछा और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, भाड़ में जाओ, फिर से आओ। शक्तियों के एक धमाके के साथ वज्रनाथ सिंह के ऊपरी शरीर के सभी कपड़े फट गए थे और उसका पूरा ऊपरी शरीर घने ड्रैगन स्केल्स से ढका हुआ था, जो बेहद भयावह और डरावना लग रहा था, मानो वो एक ड्रैगन में बदलने वाला था। हालांकि यह सिंह परिवार में ड्रैगन परिवर्तन का केवल पहला चरण था और सबसे निचला चरण भी था। उसे अभी भी एक ड्रैगन में बदलने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना था। महिपाल ने उबासी ली और कहा, ऐसा लगता है कि तुमने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए ड्रैगन ब्लड का इस्तेमाल किया है, लेकिन तो क्या आज तुम्हें मरना ही होगा। वज्रनाथ सिंह ने उसके साथ बातों में ज्यादा वक्त खराब नहीं किया। उसने अपनी हाथों को हिलाया और अपने शरीर की पूरी शक्तियों को बाहर निकाला। तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारे अंदर दम है तो आओ। महिपाल के हमले का इंतजार किए बिना उसने पहले ही उस पर हमला कर दिया, जैसे कि वो महिपाल को पूरी तरह से कुचलना चाहता हो। हालांकि इस तथ्य को झुंटलाया नहीं जा सकता था कि उन दोनों के बीच शक्तियों का एक बहुत बड़ा अंतर था। जहां वज्रनाथ सिंह केवल लेवल 2 का युद्ध सम्राट था, वहीं महिपाल एक लेवल 6 का युद्ध सम्राट था। उनके बीच शक्तियों का बहुत बड़ा फासला था। लेकिन वज्रनाथ सिंह परिवार का एक ग्रैंड मास्टर था। सिंह परिवार का घमंड था, अहंकार था। फिर वो कैसे हार मान सकता था? उसने हार मानना कभी सीखा ही नहीं था। तीनों स्तंभों की चुनौतियों का सामना करते हुए उसने चूं तक नहीं की थी और घायल होने के बावजूद उनकी चुनौतियों को स्वीकार किया था। फिर वो महिपाल से कैसे डर सकता था? सिंह परिवार के पूर्वजों के शब्द, अगर आप डर गए तो समझो मर गए, वो उन्हें कैसे भुला सकता था? धरती हिल गई और पहाड़ कांपने लगे। वज्रनाथ सिंह के मुंह से खून का एक और थक्का बाहर निकला, लेकिन फिर भी वो नहीं रुका और अपनी हथेलियों को जमीन पर पटकते हुए वापस खड़ा हुआ। फिर से खड़े होने के बाद उसने एक बार फिर गुस्से में गुर्राते हुए महिपाल पर हमला कर दिया। महिपाल के शरीर से भी खून बह रहा था और उसकी शक्तियों में हलचल मची हुई थी, जिससे वो थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। भले ही वज्रनाथ सिंह की शक्तियां युद्ध सम्राट लेवल 2 स्तर की हों, लेकिन सिंह परिवार की ब्लड लाइन के कारण उसकी शक्तियां एक लेवल 6 के युद्ध सम्राट से भी अधिक मजबूत थी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि वो महिपाल को टक्कर दे सकता था। उसे अपनी ओर आते हुए देखकर महिपाल ने अपने शरीर में शक्तियों का बहाव और तेज कर दिया। वज्रनाथ सिंह, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे मारने के लिए किस हद तक जा सकते हो। तभी उसके हाथों से खून की तरह लाल रोशनी निकली। नंदीश तुरंत चिल्लाया, पिताजी सावधान रहें। आर्यन भी गठन के भीतर से चिल्लाया, दादाजी। वज्रनाथ सिंह ने ज्यादा परवाह नहीं की। उसने भी अपने शरीर में शक्तियों का बहाव तेज किया और शक्तियों से बने कई ड्रैगनों को बाहर निकाला। ड्रैगन ब्रेक का दूसरा पड़ाव, 8 ड्रैगन का खतरा। वज्रनाथ सिंह की ड्रैगन ब्रेक तकनीक के पहले पड़ाव में वो एक ड्रैगन में बदल सकता था। हालांकि यह पूरी तरह से विकसित नहीं था।
तो वो केवल ड्रैगन स्केल्स को निकाल सकता था। जहां तक ड्रैगन ब्रेक के दूसरे पड़ाव की बात है, इसमें वो शक्तियों से बने 8 ड्रैगन को बाहर निकाल सकता था। जैसे ही वज्रनाथ सिंह की हथेलियों से 8 ड्रैगन बाहर निकले, उन्होंने तुरंत महिपाल पर हमला कर दिया। महिपाल ने हंसा और उसने भी हमला किया। खून का असीम सागर, मर जाओ। अचानक चारों ओर खून की धुंध फैल गई और उसमें महिपाल गायब हो गया। वज्रनाथ सिंह को कभी पता नहीं था कि डर क्या होता है। वो एक पागल था और पागलों की तरह लड़ता था। एक बार जब उसने लड़ना शुरू कर दिया तो वो जीवन और मृत्यु के अलावा कोई और विकल्प नहीं चुनता था। एक ऐसा अस्तित्व जो या तो खुद मरता या फिर सामने वाले को मारता। हालांकि आखिर उसकी शक्तियां केवल युद्ध सम्राट के दूसरे स्तर पर थी। उसके और महिपाल के बीच शक्तियों का अंतर बहुत बड़ा था। यहाँ तक कि ड्रैगन ब्लड लाइन भी इतने बड़े अंतर की भरपाई नहीं कर सकती थी। महिपाल पीछे हट गया और दीवार से टकरा गया। उसने खून से लथपथ मुंह से थूक दिया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। हालांकि वज्रनाथ सिंह की चोटें और भी गंभीर थीं। वो आसमान से गिरकर जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। एक पल के लिए वो जमीन पर लेट गया और गहरी सांस लेने लगा। उसके आंतरिक अंगों में उथल पुथल मच रही थी और उसकी एक एक इंच मांसपेशियों को ऐसा लग रहा था कि वो टूटने वाली हैं। महिपाल के हमलों की वजह से उसका बहुत खून बह चुका था और उसकी शक्तियां खत्म होने के कगार पर थी। इससे वो बेहद असहज था। धिक्कार है, महिपाल ने उसे कोसा। सचमुच यह एक पागल आदमी है, लेकिन आज उसका आखिरी दिन है। इसके तुरंत बाद वो आगे बढ़ा और वज्रनाथ सिंह की ओर दौड़ा। इस बार वो वज्रनाथ सिंह को किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला था। सिंह परिवार के लोग बहुत डरावने थे। वो ऐसा अस्तित्व थे जिन्हें अपने जीवन की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वज्रनाथ सिंह ने जमीन से उठने के लिए संघर्ष किया और अपने दांतों को कसते हुए जोर से कहा, फिर से। वो अभी भी निडर था। वो अभी भी पहले की तरह ही अहंकारी और घमंडी था। सिंह परिवार का यही स्वभाव था। महिपाल तिरस्कार से हंसा। पागल कुत्तों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, अब नरक में जाओ। फिर वो हवा में उड़ गया और अपनी हथेली में शक्तियों को भरते हुए आसमान से एक हमला किया। यह हमला सीधे वज्रनाथ सिंह के सिर पर किया गया था। अगर ये उससे टकराया तो वो बिना किसी संदेह के मर जाएगा। पिताजी, नंदीश ने बिजली की तरह गड़गड़ाहट की। वो आगे बढ़ा और हमले को रोकने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया। हालांकि इससे पहले कि वो एक कदम और आगे बढ़ा पाता, महिपाल ने अपना दूसरा हाथ हिलाया और अगले ही पल नंदीश पर शक्तियों का दबाव पड़ा और वो नीचे जमीन पर गिर गया। जमीन में वो कई मीटर तक धंस चुका था और उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था। चाचा, आर्यन बहुत ज्यादा चिंतित था और वो गठन को तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, ये बेकार था। वो गठन को बिल्कुल नहीं तोड़ सका। दूसरी तरफ वज्रनाथ सिंह भी एक तेज धमाके के साथ जमीन में और नीचे धंस गया। वहां जमीन पर 2 गड्ढे थे। एक में बाप घायल पड़ा था तो दूसरे में बेटा भी लगभग अधमरी हालत में था। महिपाल वास्तव में बहुत मजबूत था। उसकी शक्तियों ने वज्रनाथ सिंह को पूरी तरह से कुचल दिया। उनके स्तरों की बीच की खाई को भरना मुश्किल था। महिपाल धीरे धीरे वज्रनाथ सिंह की ओर बढ़ा, आर्यन को देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ बोला, क्या तुम अपने दादा को बचाना चाहते हो? अगर हाँ तो घुटने टेक दो और मेरे आगे गिड़गिड़ाओ। हाँ 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 कुत्ते, तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटे और अपने पोते को खोने का दर्द सहा है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने दादा और चाचा को अपने सामने मरते हुए देखो और उस दर्द को सहो। लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैं उन दोनों को धीरे धीरे मारने के लिए क्रूरतम तरीकों का इस्तेमाल करूंगा। तुम आराम से इसका आनंद ले सकते हो। हाँ हाँ हाँ। आर्यन ने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींच ली कि उसके नाखून टूट गए। महिपाल, अगर तुमने उन्हें छुआ भी तो मैं तुम्हारी इतनी बुरी हालत करूंगा कि तुम्हारे पूर्वज भी कांप उठेंगे। महिपाल जोर से हंसा। क्या तुम गुस्से में हो? यह बोलते हुए महिपाल ने नंदीश के शरीर पर एक पैर रखा, उसके बाल पकड़े और उसे ऊपर की ओर जोर से खींचा। फिर उसने उसके सिर को आर्यन की ओर घुमाकर कहा, नंदीश, क्या तुम अपने भतीजे को देख पा रहे हो? हाँ हाँ हाँ। आर्यन, अच्छा लग रहा है ना? हाँ हाँ हाँ।
वो उन्मादी ढंग से बुरी तरह हंसा। दूसरी तरफ आर्यन के नाखून उसकी हथेली के मांस में घुस गए, जिससे खून टपकने लगा। उसने हमला करना जारी रखा, लेकिन वो अभी भी गठन को नहीं तोड़ पा रहा था। वज्रनाथ सिंह ने गंभीरता से कहा, आर्यन बेटा, पहले गठन को तोड़ो। इसके तुरंत बाद वो गड्ढे से बाहर निकला और तेजी से आगे बढ़ा। एक बार फिर उसने अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल किया और महिपाल पर हमला कर दिया। तुम खुद को कुछ ज्यादा ही आंकने की गलती कर रहे हो, महिपाल ने मुस्कुराते हुए कहा। अब इस बात को मान लो कि तुम क्या बहुत कमजोर हो। उसने एक बार फिर अपने हाथ को हिलाया और वज्रनाथ सिंह के वार का इंतजार किए बिना उस पर हमला कर दिया। वज्रनाथ सिंह का शरीर पीछे की ओर उड़ गया और एक तेज धमाके के साथ जमीन से टकराया। उसके मुंह से और शरीर से बेरहमी से खून निकलने लगा। हालांकि डर को सहते हुए उसने एक बार फिर चिल्लाते हुए कहा, आर्यन, तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुमने पहले भी ड्रैगन जाल फॉर्मेशन को तोड़ा है, तुम्हारे लिए इस अपरिहार्य जाल गठन को तोड़ना कुछ भी नहीं है। आह! यह बोलते हुए वज्रनाथ सिंह एक बार फिर आगे बढ़ा। उसने इस बार भी अपने हमले में पूरी ताकत झोंक दी। गठन को तोड़ दो, गठन को तोड़ दो। मैं गठन को कैसे तोड़ सकता हूँ? अपने दादा और चाचा को महिपाल द्वारा लगातार कुचलते हुए देखकर आर्यन ठीक से कुछ सोच नहीं पा रहा था। शुरू से ही वो लगातार गठन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उस पर एक खरोंच तक नहीं ला पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गठन को कोई तोड़ ना हो। गठन को तोड़ने से पहले मुझे गठन के मूल का पता लगाना होगा, आर्यन ने गुस्से में सोचा और उसका दिमाग जल्दी जल्दी काम करने लगा। मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ? आर्यन के दिमाग में घबराहट होने लगी। गठन का मूल कहाँ है? गठन का मूल कहाँ है? क्या वो महिपाल है? नहीं, वो नहीं है। पहली बार जब आर्यन उसके करीब गया था तो उसने महिपाल के शरीर से निकलती हुई शक्तियों को महसूस किया था। उसकी शक्तियों का कोई भी तार अपरिहार्य जाल सामरिक गठन से नहीं जुड़ा था। महिपाल गठन का मूल नहीं था, वो केवल वो व्यक्ति था जिसने गठन को सक्रिय किया। वास्तव में वो कहाँ है? किसी भी संरचना में एक मूल होता है, बिना मूल के एक संरचना का निर्माण नहीं हो सकता। इसी तरह अगर कोई मूल को ढूंढ सकता है और उसे नष्ट कर सकता है तो वो गठन को तोड़ने में सक्षम होंगे। ड्रैगन जाल फॉर्मेशन का मूल स्वयं दुश्मन था, लेकिन अपरिहार्य जाल सामरिक गठन का मूल क्या था? आर्यन अचानक पैर मोड़कर बैठ गया। जैसे जैसे उसकी शक्तियां फैलती गई, उसका दिमाग तेजी से घूमता गया, जो सभी सॉल योद्धाओं को एक साथ जोड़ता गया। वो गठन के मूल की तलाश कर रहा था। आर्यन को इस तरह देखना महिपाल के दिल को ठंडक मिल रही थी। वो हंसा और हंसते हुए बोला, आर्यन, तुम अपनी आंखें क्यों बंद कर रहे हो? क्या तुम अपने दादा और चाचा को मरते हुए नहीं देख सकते? हाँ हाँ हाँ, कमीने, क्या तुम इसे देखना नहीं चाहते? तुम ये देखोगे और जरूर देखोगे। जब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा तुम ये तब तक देखोगे। अचानक महिपाल का हाथ हिला और उसमें ड्रैगन स्लेयर का दूसरा आधा हिस्सा दिखाई दिया। एक बार फिर उसने हंसते हुए कहा, सिंह परिवार के कुलपति और ग्रैंड एल्डर की मौत ड्रैगन स्लेयर से होगी। यह सच में बहुत दिलचस्प होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, कमीने, क्या तुम देखना नहीं चाहते? इतना बोलने के बाद महिपाल ने ड्रैगन स्लेयर को नंदीश की गर्दन पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, कमीने, क्या तुम अभी भी अपनी आंख नहीं खोलोगे? एक बार देखो तो सही, ये तुम्हारे चाचा का आखिरी वक्त है। तुम्हें एक अच्छे भतीजे के नाते अपने चाचा से गिले शिकवे दूर करने चाहिए। फिर तुम्हारे दादा की बारी है। हाँ हाँ हाँ। जैसे ही उसने अपनी चाल चली, आर्यन ने अपनी आंखें खोली। महिपाल तुरंत दिल से हंसा और कहा, ठीक है, अपनी आंखें खुली रखना, यह मजेदार होगा। आर्यन उठ खड़ा हुआ। स्नो व्हाइट आइस फायर। दो डिवाइन बीस्ट तुरंत सिस्टम स्पेस से बाहर आ गए। डिवाइन बीस्ट की शक्ति अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी और उनकी दो क्रोधित आंखें किसी के दिल को भी ठंडा महसूस करा सकती थी। इस वक्त वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उनकी आंखों में महिपाल को टुकड़ों में काटने का इरादा साफ झलक रहा था। अरे अरे अरे, दो डिवाइन बीस्ट, मैं बहुत डर गया हूँ, महिपाल ने उत्साह से कहा। फिर उसकी आवाज बदल गई और वो गुस्से में चिल्लाया, कमीने, बाहर आओ और इन डिवाइन बीस्टों को मुझे मारने के लिए कहो। हाँ हाँ हाँ, आओ आओ।
हाँ हाँ हाँ। उसकी हंसी जंगली थी, जो आत्मसंतुष्टि, अतुलनीय रूप से अहंकारी और घमंड से भरी हुई थी। उसी समय आर्यन की आंखें गहरी काली हो गई। फिर उसने महिपाल की ओर देखा और उससे कहा, कुत्ते, अब अपनी आंखें खुली रखना और ध्यान से देखना। अचानक स्नो व्हाइट और आइस फायर ड्रैगन बुरी तरह से कांपने लगे। उनकी शक्तियां अजेय थी। शाही मंदिर की नींव हिलने लगी और जमीन भूकंप आने की तरह फट रही थी। सभी सॉल योद्धा भी कांप उठे। महिपाल तुरंत गुस्से में आग बबूला हो गया और कुछ कदम आगे बढ़ गया। कमीने, तुम क्या करना चाहते हो? महान मंदिर के नीचे शाही परिवार के पूर्वजों के मकबरे थे। इससे महिपाल का गुस्सा अचानक भड़क उठा था। उसके दिल में गुस्सा अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। महान मंदिर का अपमान करने और अपने पूर्वजों को शांति से आराम करने में असमर्थ होने के कारण इसने उसे अपने बेटे और पोते के मरने से भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। अब हंसने की बारी आर्यन की थी और उसने हंसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मुझे सुनाई कम देता है। ओह हाँ, इसकी नीचे शायद कुछ कुत्तों की कब्र है, क्या तुम उन्हें जानते हो? स्नो व्हाइट, आइस फायर। हाँ मास्टर। दोनों डिवाइन बीस्ट एक बार फिर बुरी तरह से शक्तियां निकालने लगे। जमीन जोर जोर से हिलने लगी और जमीन फटने लगी। पूरा शाही पूर्वज मंदिर हिल रहा था। महिपाल पागल होने वाला था। उसके दांत टूटने वाले थे। वो इतना गुस्से में था कि उसकी आंखें खून से लथपथ हो गईं और वो चिल्लाया, कमीने, हिम्मत मत करना। गुस्सा भड़क रहा था। महिपाल के शरीर पर चमक बढ़ती गई और उसके पैरों के नीचे का मलबा लुढ़कने लगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तुम तो एक गुस्सैल कुत्ते हो। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? हाँ हाँ हाँ। चलो दोस्तों, इस गुस्सैल कुत्ते की दुम सीधी की जाए। इसके पूर्वजों की कब्रों को पलट दो। जमीन में दरारें फैल रही थीं। अचानक एक तेज धमाके के साथ पूर्वज मंदिर ढह गया और मलबे के ढेर में बदल गया। पूर्वज मंदिर के सभी पूर्वजों के स्मारक पत्थर भी टूट गए। महिपाल को इतना गुस्सा आया कि वो पागल होने वाला था। उसकी आंखों से आग की लपटें निकलने वाली थीं। आर्यन, कुत्ते, कमीने, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। फिर वो जोर से चिल्लाया, मेरे लिए उसे मार डालो। सभी सॉल योद्धा बिना रुके कांपने लगे और गठन की शक्तियों में उतार चढ़ाव होने लगा। लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, जैसे कि वो उसकी कमान में नहीं थे। महिपाल की भौहें फिर से कसने लगीं, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। असंभव, असंभव, बिल्कुल असंभव, वो सदमे में बड़बड़ाने लगा। फिर आर्यन ने अपने दाहिने हाथ की जादुई शक्ति को जारी किया। इसे पूरी तरह से सक्रिय होने में 3 मिनट का समय लगता था। उसने महिपाल को गुस्से में पागल होते हुए देखा और उसका मजाक उड़ाया। अपरिहार्य जाल सामरिक गठन का मूल ठीक नीचे है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये शाही परिवार की ड्रैगन नस होनी चाहिए। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, उसका दाहिना हाथ हिला और एक जोरदार मुक्का जमीन से टकराया। दाहिने हाथ की जादुई शक्ति, मेरे लिए इसे खोल दो। महिपाल ने चिल्लाकर कहा, नहीं। बूम बूम। शाही मंदिर की हर एक इमारत नीचे धंस गई और एक एक करके सभी सॉल योद्धा भी पागलपन से कांप रहे थे, जैसे कि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं नहीं। महिपाल की आंखें बेजान थीं। यह देखकर कि पूरा शाही मंदिर अंदर घुस गया, वो गर्जना करता रहा, नहीं नहीं, यह असंभव है। कोई नहीं, कोई भी नहीं जानता कि अपरिहार्य जाल सामरिक गठन का मूल कहाँ है। कोई नहीं जानता। तुम्हारे लिए यह सब जानना असंभव है। यहाँ तक कि उसे भी यह नहीं पता था कि गठन का मूल कहाँ था। शाही परिवार के पूर्वजों ने इन आत्माओं को अलग करने और उन्हें शाही मंदिर में स्थापित करने के लिए रक्तशोधन संप्रदाय की बुरी तकनीक का उपयोग किया था। गठन का मूल कहाँ था? शाही परिवार के पूर्वज सम्राट के अलावा शाही परिवार में कोई और नहीं जानता था। न ही उसने किसी को बताया था, क्योंकि वो जानता था कि गठन के मूल के बारे में जितने कम लोगों को पता होगा उतना ही बेहतर होगा। जैसे सिंह परिवार की ड्रैगन जाल फॉर्मेशन के मूल को गुप्त रखा गया था, उसी तरह इस गठन को बनाने वाले व्यक्ति के अलावा किसी को नहीं पता था कि गठन का मूल कहाँ था। आर्यन ने जब अपनी आंखें बंद की थी, वो इसे आकाश में नहीं ढूंढ पाया। वो बाहर नहीं निकल सकता था और मंदिर भी गठन का मूल नहीं था। तब केवल एक ही संभावना थी,
मूल धरती के निचले हिस्से में हैं। जब स्नो व्हाइट और आइस फायर ने धरती के निचले हिस्से पर शक्तियों का दबाव डाला तो सॉल योद्धा कांप रहे थे। उनकी शक्ति अराजकता में थी, जिसने साबित कर दिया कि उसका अनुमान सही था। आर्यन के शक्तिशाली मुक्के के बाद शाही मंदिर की सभी इमारतें ढह गई। हालांकि सॉल योद्धा अभी भी गायब नहीं हुए थे। आर्यन गुप्त भूमिगत कमरे में उतरा। उसने वहां देखा कि सुनहरी नक्काशीदार सलाखों के पीछे एक ड्रैगन था। वो खौफनाक ड्रैगन जीवित था, लेकिन उसकी हालत बहुत कमजोर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आखिरी समय में हो और नक्काशीदार सलाखों ने जबरदस्ती उसे जीवित रखा हो। ड्रैगन के सिर के ऊपर 2 पत्थर थे। उनमें से एक काले रंग का स्मारक पत्थर था। दूसरे पत्थर पर पूर्वज सम्राट का नाम उत्कीर्ण था। ओह, तो यह है गठन मूल। ड्रैगन गठन का स्रोत है और ड्रैगन का सिर गठन का मूल है। शाही परिवार का पूर्वज सम्राट वास्तव में होशियार था। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ा और दोनों पत्थरों को देखा। महिपाल, अगर तुमने इतने सालों तक सिंह परिवार को परेशान न किया होता तो शायद ये नौबत न आती और तुम्हारा शाही परिवार कुछ और 1000 वर्षों तक जीवित रह सकता था। लेकिन अब। तभी आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर बाहर निकाला और पूर्वज सम्राट के नाम से